तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। ओके, आज के वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे मेरे भाई हिंदी साहित्य के पेपर 1 के बारे में और बीए तृतीय वर्ष से संबंधित यह लेक्चर होगा, मतलब कि बीए थर्ड ईयर हिंदी साहित्य यानी हिंदी लिटरेचर पेपर 1 अर्थात प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा होनी है। न्यू मॉडल पेपर 2021 के बारे में हम बात करेंगे, आखिरकार इसमें कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसके बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे। एक ही वीडियो में पूरे के पूरे पेपर के बारे में आप कवर करने वाले हैं। क्या एक ही वीडियो के अंतर्गत आप पूरे के पूरे पेपर के बारे में जानने वाले हैं। ओके, तो प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा होनी है। इसके अंतर्गत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स को समाहित किया गया है, मतलब इस वीडियो के अंतर्गत आपको क्वेश्चंस बताएंगे, उसके बाद में उसके आंसर्स को भी लिखित फॉर्म में आपके सामने प्रदर्शित करेंगे। इसकी जो पीडीएफ होगी, पीडीएफ जो होगी इसकी टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा, उसको वहाँ से देख लीजिएगा। 1 से 2 दिनों में आपकी अपलोड हो जाएगी आपकी परीक्षा तक। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर बिना समय गंवाए। आपके सामने यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा होगा सबसे पहला, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जब आप बीए थर्ड ईयर में आप प्रथम प्रश्न पत्र लेते हैं तो मैं बात करूं, अगर आपका पेपर का नाम है आधुनिक अवधि काव्य, अगर आपका पेपर नाम है जनपदीय भाषा साहित्य, जनपदीय भाषा साहित्य, उसमें आप आधुनिक अवधि काव्य पढ़ते हैं। ठीक, तो अवधि काव्य के बारे में अगर आप पढ़ते हैं तो उसके उन छात्र छात्राओं के लिए लेक्चर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, यह बात ध्यान रखेंगे। तो चलिए सबसे पहली बात यहाँ पर समझेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, बड़ा ही मज़ेदार प्रश्न है, शेख निसार जी से पूछा गया है प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न भी है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है शेख निसार जी हैं। ओके, ध्यान रखेंगे। और इसकी बहुत सारे जो इनके सारे की जैसे रचनाओं, जो आपके जो रचनाएं तमाम सारी इनकी संकलित हैं, उनसे संबंधित प्रॉपरली वीडियो हमने बना दी है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। और उसमें हमने इनकी रचनाओं को लेकर के जो है व्याख्या वगैरह भी आपको प्रोवाइड करवा दी है, उन सभी को भी देख लीजिएगा आप लोग। तो काफ़ी वीडियोज़ अपलोडेड हैं आधुनिक अवधि काव्य की, उन सभी को देख करके आप आसानी से अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न आपके सामने है, शेख निसार के गुरु का क्या नाम था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगातार परीक्षा में पूछा जा रहा है। शेख निसार के गुरु का क्या नाम था, एक मतलब एक प्रकार से रिवीजन वीडियो कह सकते हैं आप। तो शेख निसार के गुरु का क्या नाम था मेरे भाई, शेख निसार के गुरु का नाम था शेख हबीबुल्लाह। क्या नाम था, शेख हबीबुल्लाह उनके गुरु का नाम था। किसके गुरु का, शेख निसार का। शेख निसार कौन है, प्रेमाख्यानक काव्यधारा या काव्य परंपरा के कवि हैं, जो कि एक प्रकार से जो यूसुफ जुलेखा आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, यूसुफ जुलेखा का एक खंड संकलित है, 60 ऋतु वर्णन संकलित है, उसी 60 ऋतु वर्णन के लेखक है कौन, शेख निसार। इनके गुरु का नाम है शेख हबीबुल्लाह, जो कि रिश्ते में इनके कौन थे, जो शेख निसार के कौन थे भाई, तो शेख निसार के या पितामह थे। पितामह वो होते हैं जो कि पिता के पिता होते हैं, उन्हीं को पितामह कहा जाता है। ठीक, ध्यान, कौन होते हैं, पिता के पिता या फिर उनके पिता, तो उनको भी पितामह वगैरह बोला जाता है। आगे देखते हैं, शेख निसार ने मौलविया संप्रदाय से दीक्षा ली थी। क्या, शेख निसार ने मौलविया संप्रदाय से दीक्षा ली थी। तो आप यह भी ध्यान रखेंगे कि मौलविया संप्रदाय से दीक्षा ली थी किसने, शेख निसार ने ली थी। समझ में आ रही बातें। वहीं सूफी साधक के जीवन में गुरु का सर्वोच्च स्थान होता है। जितने भी सूफी साधक हुए हैं, सूफी कवि हुए हैं सूफी काव्य परंपरा के, उनमें गुरु का वो एक विशेष महत्व होता है। गुरु ही उसमें सर्वे सर्वा होता है, गुरु ही सब कुछ होता है अगर बात की जाए सूफी साधकों में तो। ठीक, तो इनके गुरु कौन थे, शेख हबीबुल्लाह थे और वे गुरु के ही अनुकरण करता रहते थे। मतलब कि अनुकरण करता मतलब होता है कि ऐसे हुआ करते थे कि जो गुरु कहते थे उन्हीं के अनुसार कार्य करते थे, या गुरु जैसे कार्य किया करते थे ठीक उसी प्रकार से कार्य शेख निसार किया करते थे। तो ये है एक प्रकार से अनुकरणकर्ता का मतलब, सीधा सा आपकी अपनी भाषा में। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर आसानी से क्लियर करके लिख सकते हैं कि शेख निसार के गुरु का नाम शेख हबीबुल्लाह था, जो कि रिश्ते में उनके क्या थे, पितामह थे। शेख निसार ने मौलविया संप्रदाय में दीक्षा ली थी। सूफी साधक के जीवन में गुरु का सर्वोच्च स्थान होता था, वे गुरु को ही अनुकरण करता रहते थे। इतनी बात आप लिख देंगे, आपको अच्छा आसानी से नंबर मिल जाएगा। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो ये एक प्रकार से मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपका जो पढ़ा लिखा है वो थोड़ा थोड़ा आपको याद आ जाए और आप अच्छे तरीके से एग्जाम्स में चाहे लघु उत्तरीय चाहे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न चाहे अति लघु उत्तरीय पूछे जाएँ, आप उसको लिखने में सक्षम हो सके। ओके, चलिए फटाफट से एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं लाइक करिए और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करें। ओके, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि यूसुफ की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। यूसुफ की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। यूसुफ कौन थे भैया, सबसे पहले जानिए यूसुफ जो कौन थे, वह यूसुफ पितृभक्त, क्षमाशील, विनयशील, श्रेष्ठ स्वप्न विश्लेषक, उत्कृष्ट प्रेमी, मतलब उत्कृष्ट प्रेमी, कर्तव्य परायण, अच्छा पति,
त्यागी और उदार हृदय वाले व्यक्ति थे। कौन? यूसुफ। यूसुफ कौन है? तो यूसुफ जो है भाई वह एक प्रकार से शेख निसार जो हैं उन्होंने अपने जो लिखा है यूसुफ जुलेखा, उसका जो नायक है यूसुफ जुलेखा का, वही कौन है? तो वह भाई है आपका कौन? वो है यूसुफ। और जुलेखा कौन है? नायिका है। होता क्या है कि यूसुफ जो होता है भाई, यूसुफ का एक प्रकार से जो पिता होते हैं यकूब खान उनका नाम होता है। तो यकूब खान जो होते हैं उनके कई संतानें होती हैं, उनमें जो ये यूसुफ होता है ये सबसे छोटा पुत्र होता है और इसको बहुत अधिक प्रेम करता है। कौन? यकूब खान। और यूसुफ जो होता है वह भी अपने पिता से प्रेम करता है। और ध्यान रखेंगे स्वप्न विश्लेषक इसके पिता भी थे। यकूब खान जो थे वह भी स्वप्न विश्लेषक थे और उन्होंने भी एक बार जो है इसको स्वप्न आया था, कोई स्वप्न आया था, ध्यान नहीं आ रहा मुझको, एक स्वप्न आया था यूसुफ को और उस स्वप्न को उन्होंने बताया तो जो है अपने पिता को, तो उन्हें पिता ने कहा कि इस जो है इस स्वप्न को के बारे में अपने भाइयों को मत बताना। ठीक, बाद में क्या होता है, इनके भाई जो होते हैं बड़े वो चिढ़ने लगते हैं जो है यूसुफ से और इसको मार करके खूब मारते पीटते उसके हाथ में फेंक आते हैं अलग से, फिर इसको बेच भी देते हैं। एक जो है पता नहीं किसके हाथ, जो जुलाहे वगैरह होते हैं इधर उधर घूमते रहते हैं, बंजारे वगैरह, उनके हाथ बेच देते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है मिस्र के राजा तक पहुँच जाते हैं। पूरी बड़ी लंबी कहानी, किसी दिन आपको कहानी के बारे में अगर टाइम मिला तो समझा देंगे। वैसे टाइम है नहीं इसलिए कहानी वगैरह समझाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वैसे आप पढ़ लीजिएगा, आपकी पुस्तक में कहानी वगैरह दी गई होगी, अगर आपको नहीं दी गई तो किसी दिन बताने का भी प्रयास करूँगा आपको। ठीक, फिर होता वहाँ पर जाते यूसुफ के एक प्रकार ये राजा भी बन जाते हैं वहाँ के, मिस्र वगैरह के आसपास के क्षेत्रों के, वहाँ पर जाते हैं। फिर वहीं पर जुलेखा जो होती है वह स्वप्न देखती है। जुलेखा क्या करती है? स्वप्न देखती है। चूँकि यूसुफ जो है ये स्वप्न विश्लेषक हुआ करते थे। अब जब स्वप्न विश्लेषक तो एक राजा थे, मतलब उनके यहाँ पर एक सैनिक, मतलब कि एक प्रकार से सैनिक को सपना आया तो उन्होंने बताया उसके बारे में कि क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या होगी, सपने का मतलब क्या होगा, इसी को स्वप्न विश्लेषक बोला जाता है। यह ऐसे व्यक्ति थे यूसुफ। और ध्यान रखें जुलेखा जो थी उसके भी सपना आया था कि उसने देखा था कि मुझसे मेरा जो है यूसुफ होगा, उससे शादी होगी, मतलब कि जो उसके सपने का राजकुमार होगा, लेकिन उस सपने का राजकुमार से उसकी शादी नहीं होती है। बाद में वजीर से शादी हो जाती है और वजीर जो होता है फिर बाद में पता चलता है कि जो उसके सपने का राजकुमार था वह वजीर तो है ही नहीं। तो बाद में पता चलता है जब ये यूसुफ को देखती तो इसको पता चलता है कि हाँ ये मेरे सपने का राजकुमार है। फिर उससे शादी करती है, उससे जो है अपने जो वजीर है उससे अपना रिश्ता तोड़ती है। फिर बहुत सारी बातें होती हैं, खूब इसमें तमाम सारे मुद्दे होते हैं, तो सारे किसी दिन समझा दूंगा आपको। चलिए यहाँ पर समझे यूसुफ की चारित्रिक विशेषताएं। बाद में क्या होता है, यूसुफ जो होता है 40 वर्ष के अवस्था को पार कर जाती है, जुलेखा होती है, उसके बाद में यूसुफ से शादी करने के लिए तत्पर होती है। फिर बाद में क्या होता है, जो यूसुफ होता है या तो मतलब कि एक प्रकार से इसकी एज होती है, लेकिन उसको क्या करते हैं, जो इसके एक प्रकार से जो इसको 40 साल की अवस्था से इसको 16-17 साल की कन्या बना देते हैं, मतलब सुंदर सी, ये एक प्रकार से जुलेखा को। तो एक प्रकार से फिर क्या होता है, बाद में जुलेखा को पता चलता है, साथ में कुछ दिन जीवन निर्वाह किया, उसके बाद में पता चलता है कि यूसुफ जो मतलब एक प्रकार से अगर इतना प्रेम मैं भगवान से करती या फिर खुदा से करती तो शायद मुझे जो है एक प्रकार से जन्नत नसीब हो जाता। बाद में होता क्या है, वह कहती है कि मैं जा रही हूँ, तो यूसुफ भी नहीं मना करता कि मत जाओ, अब जो है मतलब कि संन्यास लेने का, जाओ 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 निकलो। तो यूसुफ वहाँ से मतलब भेज देता। मतलब कहने का आशा यह है कि एक प्रकार से यूसुफ अच्छा पति है, चूँकि जब वह लास्ट में जा रही होती है जुलेखा तो उसको रोकते नहीं कि हाँ तुम अगर कोई अच्छा कर्तव्य करने जा रहे हो तो मैं तुमको रोकूंगा नहीं। कर्तव्य परायण में अपने पिता के द्वारा बताए गए समस्त कर्मों को करता है। यूसुफ पितृभक्त है, अपने पिता से बहुत प्रेम करता है, पिता का प्रसिद्ध पूजा भी करता है। पूजा मतलब कि पिता के हर एक कर्मों को मतलब कि जो वो बताते हैं करते हैं, जो आदर्श है उनका वो सभी करता है। ठीक, विनयशील भी है, श्रेष्ठ स्वप्न विश्लेषक भी है। इसी प्रकार से उत्कृष्ट प्रेमी में जुलेखा से प्रेम भी करता है खूब मात्रा में, और त्यागी भी एक प्रकार से और उदार हृदय वाला व्यक्ति है। कौन? यूसुफ। ठीक, वह अपनी पत्नी के धर्म मार्ग में बाधक नहीं बनता। लास्ट में जो हमने कहानी बताई कि धर्म मार्ग में बाधक नहीं बनता, जिससे यह सिद्ध होता है कि वह धार्मिक प्रवृत्ति का भी व्यक्ति है। ठीक, तो ये आप यूसुफ की चारित्रिक विशेषताएं बता सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न नंबर 3, जुलेखा की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। जुलेखा की चारित्रिक विशेषताएं बताइए, मतलब करैक्टर की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में बताइए। देखिए करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या रही हैं इसकी जुलेखा की। जुलेखा एक क्या है, एक निष्ठ प्रेमिका। एक निष्ठ मतलब उसके सपने में एक बार आ गया भाई कोई, तो उसे ही मतलब सपने का अपने राजकुमार कहते हैं कि मेरे सपने का राजकुमार गाना है। तो ठीक उसी प्रकार से जुलेखा जो होती है वो अपने सपने के राजकुमार को ढूंढते हुए अपना सारा जीवन व्यतीत करती है, लगभग 40 वर्ष की अवस्था गंवा देती है। ऐसे में कोई ऐसी लड़की होगी आज की जो ऐसा करना चाहेगी? बिल्कुल नहीं करना चाहेगी। 1-2 साल नहीं आया उनका प्रेमी तो बिल्कुल शादी कर लिया।
तो ऐसे में पहले की जो जुलेखा थी वाले शादी कर लिया, लेकिन उसको पता चला कि यही स्वप्न जो है, यही जो वजीर है जिससे शादी किया था जुलेखा ने, उसको पता चला कि यही मेरे सपने का राजकुमार, उससे कर लेती। बाद में फिर जब पता चलता है उसको कि नहीं है या, तो फिर उसको त्याग देती है तुरंत। तो एक प्रकार से क्या है, जुलेखा एक निष्ठ प्रेमिका, मतलब एक को ही प्रेम करती है वह, और वह यूसुफ है। ठीक, अपूर्व सुंदरी है, मतलब अपूर्व मतलब कि बहुत ज़्यादा सुंदर है वह, प्रवीण एक प्रकार से हर क्षेत्र में सुंदर है। आदर्श पत्नी की भी भूमिका निभाती है, वह आदर्श पत्नी है। संघर्षशील भी है और हमेशा संघर्ष करती ही रही है। कूटनीतिक भी एक प्रकार से स्त्री है। कूटनीतिक स्त्री क्यों, यह एक प्रकार से मरवाना, जब यूसुफ जो होते हैं इसके तमाम, यूसुफ को कहती है कि तुम मुझे अपना लो, तब यूसुफ कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होगा। तब बाद में होता क्या है, जुलेखा जो होती है वह कहती है इसको मरवा डालेंगे, मतलब कि इसको प्रकार से उसको फंसा, मरवाने के लिए नहीं, फंसवा देती है, किसी केस में फंसवा देती है उसको, जैसे कि होता नहीं मूवीज़ वगैरह में देखिए, तो उसी प्रकार से फंसवा देती है इसको। ठीक, किसी दिन आपको विस्तार से सारी कहानी समझा दूंगा। तो फंसवा देती है वह एक प्रकार से, और अपना लक्ष्य पाने के लिए यूसुफ पर झूठा आरोप तक लगाया, वही जो आरोप लगा करके, तो कूटनीतिक भी एक प्रकार से, या झूठा आरोप लगाई कि अपना जो है एक प्रकार से लक्ष्य पाने के लिए जो उसको मतलब जो सपने का राजकुमार है उसको ढूंढने के लिए यूसुफ पर भी ये झूठा आरोप लगा दिया। किंतु अंतोगत्वा उसे संसार से विरक्ति हो जाती है और वह धर्म साधना में लीन हो जाती है। अपने पति के पार्थिव शरीर पर प्राण त्याग कर एक आदर्श पत्नी की भूमिका निभाती है। ठीक, तो एक प्रकार से यह आदर्श पत्नी की भूमिका निभाती है कौन, जुलेखा जो होती है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, समकालीन अवधि कविता के प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। समकालीन अवधि मतलब कि अवधि कविता में एक प्रकार से कौन कौन से कवियों का नाम आता है समकालीन अवधि में, देखें तो समकालीन अवधि में कविता के प्रमुख कवियों में त्रिलोचन शास्त्री, अमोला आप में शामिल है, पारस भ्रमर हो गए आपके, दयाशंकर दीक्षित जिनका उपनाम है आपके देहाती, हरिभक्त सिंह हो गए आपके जिनका उपनाम है पंवार, और लवकुश दीक्षित हो गए, रामशरण सिंह हो गए, केदारनाथ मिश्र हो गए जिनको चंचल कहा जाता है उपनाम से, रमाकांत श्रीवास्तव हो गए, चक्र प्राणी पांडे हो गए, आद्या प्रसाद मिश्रा, उन्मत जी हो गए जिनमें बहुत सारी रचनाएं आपके 5 कविताएं संकलित है, ब्रजभूषण लाल श्रीवास्तव हो गए। ये समकालीन अवधि मतलब कि आसपास के जो है अवधि के आसपास के ये कवि हैं, मतलब कि अवधि इस समय के अवधि के कवि हैं। ठीक है, थोड़ा इससे आगे के थोड़ा इससे पीछे के। ओके, तो यहाँ पर आप समझते समकालीन अवधि के ये कवि आपके ध्यान में होने चाहिए कौन कौन है। त्रिलोचन शास्त्री, पारस भ्रमर, दयाशंकर दीक्षित देहाती, हरिभगत सिंह पंवार, लवकुश दीक्षित रामशरण सिंह, केदारनाथ मिश्र चंचल, रमाकांत श्रीवास्तव और चक्रपाणी पांडे, आद्या प्रसाद मिश्रा उन्मत, ब्रजभूषण शरण लाल मतलब ब्रजभूषण लाल श्रीवास्तव इत्यादि। ठीक, ये समकालीन अवधि के प्रमुख कवि हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 5वां नंबर प्रश्न देखिए आप सभी लोग, शेख निसार का वास्तविक नाम क्या था। शेख निसार का वास्तविक नाम क्या था भाई, तो शेख निसार का वास्तविक क्या नाम था। शेख निसार अवधि की प्रेमाख्यानक काव्यधारा के प्रमुख कवि थे। प्रेमाख्यानक काव्यधारा एक प्रकार से जिसमें आपके कुतुबन, मंझन, जायसी, एक प्रकार से उस्मान, ठीक तमाम प्रकार के लोग आए हैं। इन्हीं परंपरा जो आपके जायसी मलिक मोहम्मद जायसी हैं वह भी इसी परंपरा के रहे हैं, तो उसी परंपरा के थे आपके शेख निसार। तो शेख निसार अवधि की प्रेमाख्यानक काव्यधारा के प्रमुख कवि थे। निसार वस्तुतः कवि का मतलब कि उपनाम है। क्या, निसार जो है इसका उपनाम है किसका, शेख निसार का उपनाम है। इनका वास्तविक नाम क्या था, गुलाम अशरफ था। पहले इनका नाम क्या था, गुलाम अशरफ था, बाद में चल करके इनको लोग जो है निसार के नाम से बुलाने लगे और बाद में इनको शेख निसार के नाम से बुलाने जाने लगा। मतलब जैसे कि बात करते हैं पहले किसी का नाम दूसरा होता है, ऐसे विश्वास कुमार शर्मा नाम था कुमार विश्वास जी का, बाद में हुआ क्या, उन्होंने अपना नाम जब कवि हो गए तो उन्होंने क्या कर लिया, विश्वास जो है कुमार विश्वास कर लिया। तो ठीक इसी प्रकार से जब कोई बड़े पद पर पहुंच जाता है तो अपने नाम को चेंज कर लेता है, मतलब थोड़ा अच्छा रख लेता है ताकि वह प्रभावित करे समाज पर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने जो है 6वां नंबर प्रश्न है, मनई। मनई नामक कविता के आधार पर पणीस यानी बलभद्र प्रसाद दीक्षित पणीस, बलभद्र प्रसाद दीक्षित पणीस का पूरा नाम है। और मनई कविता जो है, मनई नामक कविता के आधार पर पणीस जी के मानवतावादी दृष्टिकोण पर प्रकाश डाली। मनई कविता की व्याख्या अगर आपको देखनी तो हमारे चैनल पर अपलोडेड है मनई कविता की व्याख्या, उसको देख लीजिएगा। देखिए, मनई नामक कविता पणीस जी की क्या है, उदात्त मानवतावादी दृष्टि की सुंदर अभिव्यक्ति है। सहज मानवीय मूलों में कवि की अमिट आस्था इस कविता में प्रकट हुई है। ग्रामीण जीवन की सरलता, मतलब अपनापन, मधुर मुस्कान, परिधान, चाल ढाल और निश्चल मन मनई कविता का आधार रहा है। मतलब मनई कविता जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बस वह आए सुंदर मनई, मतलब इतना अच्छा लिखा हुआ है, हमने व्याख्या करी उसमें विस्तार से, उसकी व्याख्या भी समझाई है। तो अगर आप व्याख्या उसको देख लेंगे तो मनई कविता से कोई भी प्रश्न आपका बनेगा तो आसानी से आप उसको उत्तर लिख पाने में सक्षम हो जाएंगे, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, आगे देखते हैं
7वां नंबर प्रश्न देखिए आप सभी लोग, 7वां नंबर प्रश्न है मेरे भाई, देखें 7वां नंबर प्रश्न है, बंशीधर शुक्ला की प्रमुख रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए। बंशीधर शुक्ला की प्रमुख रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए। देखिए भैया मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। पहली रचना इनकी आल्हा सुमिरनी। आल्हा सुमिरनी जो है शुक्ल जी की प्रथम कृति है। क्या है? यह प्रथम कृति है इनकी। तथा कृषि विलाप, बेटी बेचन, युगल चंडालिका हो गई आपकी, कुकुड़ुक कुं हो गया, उसके बाद में जो है पंत पुराण हो गया। ये सारी की सारी रचनाएं किसकी हैं? ये सब बंशीधर शुक्ला जी की हैं। कौन कौन सी? युग चंडालिका, कुकुड़ुक कुं, नेहरू सावधान, पंत पुराण, कमला आख्यान, नसबंदी बंद करो, ये सारी की सारी रचनाएं किसकी हैं? बंशीधर शुक्ला जी की हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है 8वां नंबर, अवधी भाषा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ बताइए। अवधी भाषा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ के आपसे एग्जाम से जरूर पूछेगा, अवधी की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। तो देखेंगे अवधी जो है पूर्वी हिंदी की सबसे महत्वपूर्ण बोली है। क्या? पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोली आती हैं? अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली। क्या? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये 3 प्रकार की बोलियाँ पूर्वी जो है हिंदी के अंतर्गत आती हैं। आप देखेंगे 5 तरीके से हिंदी में बोलियों का चूँकि हिंदी भाषा जो है वह बोलियों का समूह है और हिंदी भाषा में 5 प्रकार की बोलियाँ मिलकर के हिंदी भाषा का निर्माण कहीं ना कहीं पे करती हैं। एक पूर्वी हिंदी, एक पश्चिमी हिंदी, एक पूर्वी हिंदी, एक पश्चिमी हिंदी, एक राजस्थानी हिंदी, और एक देखेंगे आप पहाड़ी हिंदी, और एक देखेंगे बिहारी हिंदी। ठीक, तो जो आपकी पूर्वी हिंदी है उस पूर्वी का एक भाग है अवधी, मतलब कि एक प्रकार से अवधी। तो अवधी जो है सबसे अधिक मात्रा में बोली जाने वाली भाषा है। ध्यान रखेंगे अवधी जो है अधिक मात्रा में बोली जाने वाली भाषा है। तो यहाँ पर देखेंगे अवध प्रांत के गोंडा, बहराइच, बस्ती, बलरामपुर, और एक प्रकार से आप देखेंगे फैज़ाबाद जो है, अयोध्या, सुल्तानपुर, और एक प्रकार से थोड़ा और दूर चले जाइए आप, इन सभी क्षेत्रों में आपकी अवधी बोली जाती है, अवधी भाषा अवध प्रांत के क्षेत्र में। ठीक, तो अवधी पूर्वी हिंदी की क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बोली है। इस बोली का नाम अवधी अवध शब्द के स्थानवाचक संबंध के आधार पर पड़ा, मतलब कि अवध जो प्रांत है अपना, जिसमें आपके अयोध्या हो गए, गोंडा हो गए, और बस्ती, और गोंडा के आसपास के जितने क्षेत्र हैं, मतलब कि अयोध्या के आसपास के, इसी को अवध प्रांत बोला जाता है, जिसको कोसल पहले बोला जाता था। इसीलिए अवधी को कोसली कहीं कहीं पर आपको मिलेगा। कोसली भाषा भी अवधी भाषा को ही कहा जाता है, और लगभग 10 लाख से अधिक संख्या में या फिर और उससे भी अधिक लाख संख्या में इसकी बोली जाने की संख्या अवधी की। अवधी एक प्रकार से बड़ी ही अच्छी भाषा है, जिसमें बहुत सारे काव्य रचनाएं लिखी गई हैं, जिसमें आपके बहुत सारे कवि भी शामिल हैं। आपके पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आप उसमें अवधी के ही कविताओं को पढ़ते हैं, और उनके द्वारा लिखे रचनाकार जो उन्होंने लिखा जिन कविताओं को, उसको आप पढ़ते हैं। ठीक, तो यहाँ पर सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे तो इस बोली को कोसली भी कहा जाता है, इस बोली को कोसली भी कहा जाता है। संतों ने इससे पूर्विया नाम भी से भी अभिहित किया है, तो ये इसको पूर्विया भाषा भी कहा जाता है, संतों ने बताया है। कोसली भी कहा जाता है, क्योंकि यह अवध प्रांत में बोली जाती है, इसीलिए स्थानवाचक संबंध के आधार पर इसे हम अवधी के नाम से जानते हैं। और पूर्वी हिंदी की सबसे बड़ी बोली है और सबसे महत्वपूर्ण बोली भी अवधी है। अवधी में पुरानी जैसे सबसे बड़ा मानस की, मतलब सबसे बड़ी रचना की बात करें तो श्री रामचरितमानस, जो कि जो है गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। आप देखेंगे मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया पद्मावत जो ग्रंथ है, वह भी कहीं ना कहीं पे अवधी में है, लेकिन ठेठ अवधी में है, मतलब देहाती अवधी में है। और इसी प्रकार से देखेंगे शेख निसार का यूसुफ जो लेखा भी आपका अवधी में ही लिखा गया है। तो ऐसे में अवधी में बहुत सारे काव्य रचनाएं होती रही हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके देखेंगे 9वां नंबर प्रश्न। 9वां नंबर प्रश्न है, आधुनिक अवधी कविता के सांस्कृतिक चेतना पर प्रकाश डालिए। सांस्कृतिक चेतना पर प्रकाश डालिए किसके? आधुनिक अवधी कविता के। देखिए आधुनिक अवधी कविता की सांस्कृतिक चेतना अत्यंत ही क्या है? प्रखर है। प्रखर मतलब ठीक ठाक है, बढ़िया है। इस जो है काल के प्रमुख कवि में अब देखेंगे आप जो है सांस्कृतिक चेतना पर, इस काल के प्रमुख कवि में क्या है? पणीस यानी बलभद्र प्रसाद दीक्षित पणीस, बंशीधर शुक्ला, मृगेश जी हैं इसमें, ठीक, मृगेश, उन्मत्त जी हैं आपके, त्रिलोचन शास्त्री जी हैं, और आचार्य विश्वनाथ पाठक जी हैं जो है आदि हैं। इन कवियों ने अपनी कविताओं में अवध की लोक संस्कृति को चित्रित किया। मतलब जब अवध की आप लोक संस्कृति के बारे में कोई कवि जो या किसी संस्कृति के बारे में, लोक संस्कृति मतलब कि सभी के बारे में बताए, अपने स्थान के बारे में बताए, केवल अपने बारे में ना बताए, लोक संस्कृति को अभिहित करे, उसके बारे में बताए, तो ऐसी चेतना को हम सांस्कृतिक चेतना कहते हैं, जो कि समस्त संस्कृति को एक साथ लेकर के चले, उसके बारे में बताए कि जो गाँव में है, जिसको अन्य कवि देख नहीं पाते, जो हिंदी के कवि हैं वह गमी मतलब कि एक प्रकार से गाँव की रचनाओं को देख नहीं पाते उतने अच्छे तरीके से, उसको जो है अवधी वाले बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। जैसे बात की जाए, अगर एक डॉक्टर जो कि कान का स्पेशलिस्ट है तो वह कान का अच्छे तरीके से इलाज कर सकता है, लेकिन मान लेते हैं कोई डॉक्टर जो है वो सभी को डॉक्टर है, सभी का कान का, पेट का, दांत का, सभी का देखता है, तो वह उतने अच्छे तरीके से आपकी कान की दवा नहीं दे पाएगा।
तो कहीं ना कहीं पे आप जो है जो अवधि के क्षेत्र वाले हैं या पूर्ण रूप से गंवई गांव वाले हैं, मतलब कि एक प्रकार से गांव का पूरा वर्णन करना हो तो आप अवधि काव्य पढ़ेंगे, विस्तार से आपको चलेगा। स्वनहली श्यामा हो गए आपकी, इसी प्रकार तमाम सारी रचनाएं आप देखेंगे जो है, और देखेंगे आप जो है बहुत सारी रचनाएं, घसियारिन रचना देख लीजिए आप, और चाहे आप मनई रचना देख लीजिए, कविता देख लीजिए, आप तमाम प्रकार की रचनाओं को देख सकते हैं। ठीक, 10वां नंबर प्रश्न देखेंगे। 10वां नंबर प्रश्न देखिए मेरे भाई सभी लोग, अवधि के प्रमुख प्रमुख प्रेमाख्यानक काव्यधारा में के कवियों का नाम उल्लेख कीजिए। अवधि के प्रमुख प्रेमाख्यानक काव्यधारा के कवियों का नाम उल्लेख कीजिए। उत्तर में देखेंगे कुतुबन, जायसी, मंझन, उस्मान, शेख नबी, आलम, नूर मोहम्मद, कासिम शाह, हुसैन अली, शेख निसार, ईश्वरदास, कवि पुहकर, दुखरन दास, नरपति व्यास, मुरलीदास, जीवनलाल, ये सब कौन है? अवधि के प्रेमाख्यानक काव्यधारा के कौन है? कवि हैं। तो फिर से एक बार सुनेंगे, कौन कौन भैया? कुतुबन, जायसी, मंझन, उस्मान, शेख नबी, आलम, नूर मोहम्मद, कासिम शाह, हुसैन अली, शेख निसार, ईश्वरदास, कवि पुहकर, दुखरन दास, नरपति व्यास, मुरलीदास, जीवनलाल। ऐसे रटिए, क्या करेंगे? कुतुबन, जायसी, कुतुबन, जायसी, मंझन, उस्मान, कुतुबन, जायसी, मंझन, उस्मान, शेख नबी, आलम, नूर मोहम्मद, शेख नबी, आलम, नूर मोहम्मद। ठीक, कुतुबन, जायसी, मंझन, उस्मान, कुतुबन, जायसी, मंझन, उस्मान, शेख नबी, आलम, नूर मोहम्मद, कासिम शाह, हुसैन अली, शेख निसार, ईश्वरदास, कवि पुहकर, दुखरन दास, क्या? ईश्वरदास, कवि पुहकर, दुखरन दास, नरपत व्यास, मुरलीदास, नरपत व्यास, मुरलीदास, जीवनलाल, नरपत व्यास, मुरलीदास, जीवनलाल। ऐसे इसको आप याद कर लीजिएगा। क्या हमने बताया जो है ये प्रश्न जरूर आपके एग्जाम से बन सकता है, या कभी प्रेमाख्यानक कवियों के बारे में आपसे पूछा है तो इसका अगर आप वर्णन कर देंगे तो वहाँ पर आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो कुतुबन, जायसी, मंझन, उस्मान, शेख नबी, आलम, नूर मोहम्मद, कासिम शाह, हुसैन अली, शेख निसार, ईश्वरदास, कवि पुहकर, दुखरन दास, नरपत व्यास, मुरलीदास, जीवनलाल, ये आदि कवि जो हैं वह किसके हैं? प्रेमाख्यानक काव्यधारा के कवि हैं। 11 नंबर प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे, यूसुफ जुलेखा खंड काव्य में कितने प्रमुख पात्र हैं? उल्लेख कीजिए। तो भैया यूसुफ जुलेखा में कौन है? मुख्य रूप से 3 पात्र आपके सामने आते हैं। पहला तो यूसुफ जो कि नायक है, दूसरी जुलेखा जो कि जो है नायिका है, तीसरा कौन है? यकूब जो कि यूसुफ का कौन है? पिता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, आपके पाठ्यक्रम में शेख निसार की किस रचना का अंश संकलित है, उसकी विशेषताएं बताइए। तो भैया देखेंगे आपके जो है हमारे पाठ्यक्रम में शेख निसार की कृति यूसुफ जुलेखा का अंश संकलित है। यूसुफ और जुलेखा की प्रेम कथा पर आधारित एक रचना है। काव्य में 12 मासा वर्णन के माध्यम से नायिका जुलेखा की विरह स्थिति का वर्णन किया गया। यहाँ पर 12 मासा नहीं, यहाँ पर 60 ऋतु वर्णन होना चाहिए। 12 मासा जो है लिखा गया है किसके बारे में? तो 12 मासा लिखा गया है मेरे भाई, 12 मासा जो लिखा गया है आपका, वह लिखा है किसने? 12 मासा का वर्णन जो वियोग की लिखा, नागमती वियोग वर्णन पढ़ेंगे तो हमें 12 मासा वो लिखा। उन्होंने कौन थे? वह जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा इसको। लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने कराया 60 ऋतु वर्णन, मतलब इन्होंने ऋतुओं के आधार पर विरह का एक प्रकार से एक साल में किस प्रकार से ऋतुएं बदलती हैं, और ऋतुएं बदलने के साथ साथ किस प्रकार से जो नायिका होती है वह किस प्रकार से रोती है, अपने विरह अग्नि में जलती है, किस प्रकार से जेठराग्नि उसको प्रताड़ित करती है, तमाम प्रकार की यातनाएं। अगर यूसुफ जुलेखा का पूरा आपको जो विवरण देना है, मतलब विवरण आपको देखना है, तो आप जो है हमारे चैनल पर पड़ी हुई एक व्याख्या पूरे के पूरे जो 60 ऋतु वर्णन है जो कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, लगभग 2 घंटे में उसकी सारी की सारी व्याख्या के वीडियो आपके चैनल पर उपलब्ध है। उसको आप लोग देख लीजिएगा, सारा का सारा आपका डाउट्स क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो 60 ऋतु वर्णन यहाँ पर आपका शामिल है। ठीक, नायिका जुलेखा की विरह स्थिति का वर्णन किया गया है। इसमें सुष्ठु अवधि का मतलब भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक, कवि ने वियोग श्रृंगार को प्रधानता दी। सुष्ठु अवधि मतलब होता है एक प्रकार से कभी कभी अवधि के भी शब्द आए हैं, इसमें आप देखेंगे ब्रज भाषा के शब्द आए हैं। पूर्ण रूप से ठेठ अवधि का भी प्रयोग नहीं किया गया है, जिस प्रकार से मलिक मोहम्मद जायसी ने किया था उस प्रकार से भी नहीं है। यहाँ पर थोड़े बहुत आपके मसलबी शैली का भी प्रयोग किया गया, मतलब मसलबी शैली में, और कहीं कहीं पे फारसी उर्दू के भी शब्द यहाँ पर प्रयोग किए गए हैं इसमें। और ब्रज भाषा के तो शब्द आए हैं, अवधि के है ही है, हिंदी के भी है शब्द। ठीक, आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने 13 नंबर प्रश्न, पाठ्यक्रम में निर्धारित यूसुफ जुलेखा के अंश का सार लिखिए। यूसुफ जुलेखा के अंश का सार लिखिए, आपसे पूछा गया। तो शेख निसार कृत यूसुफ जुलेखा में बिरहिड़ी जुलेखा को बदलती हुई ऋतुएं में मतलब जो संयोगावस्था में सुखदायिनी होती हैं, वहीं ऋतुएं वियोगावस्था में उसे प्रताड़ित करती हैं। इसी का वर्णन इस अंश में किया गया है। इस काव्य की नायिका जुलेखा अपने प्रियतम के वियोग में व्यथित रहते हुए उसकी प्रतीक्षा करती है। उसे प्रकृति अग्नि के समान दाहक लगती है। मतलब कहने का यह है, जब भी आप कहीं पर भी आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, मान लेते हैं आप किसी जो है एक प्रकार से संबंध में थे किसी के,
और अब उसमें होता क्या है कि जो मान लेते हैं आपको गिफ्टेड वगैरह, कुछ गिफ्ट वगैरह आपने कुछ आदान प्रदान किया होगा कुछ सामान वगैरह का। अब आदान प्रदान करने के तो उपरांत हो बाई चांस क्या हो आपका ब्रेकअप वगैरह हो जाए, उसके बाद में क्या होगा, जो वस्तुएं आप उनको दिए होंगे वह उसको देख करके उसको पटकेगी और आप दूसरे वाले की वो उसको पटकेगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, एक प्रकार से जो चीज़ें आपको संयोगावस्था में जब आप लोग साथ थे तब अच्छी लगती थी, वही चीज़ें आपको जब आप लोग अलग होंगे तो क्या होगा मेरे भाई, तब होगा यही कि वही चीज़ें आपको बुरी प्रतीत होने लगेंगी। जो बातें आपको उस समय अच्छी लगती थी वही बातें आपको बुरी लगेंगी। मतलब जो चीज़ें आपको संयोगावस्था में अच्छी लगती हैं वही वियोगावस्था में बुरी लगती हैं। संयोगावस्था को हम क्या कहते हैं, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है, एक संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार तब होता है जब प्रेमी प्रेमिका आपस में मिले हुए होते हैं, मतलब तब उसको हम संयोगावस्था कहते हैं। वियोगावस्था तब होती है जब प्रेमी प्रेमिका आपस में नहीं जुड़े हुए होते, मतलब अलग होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, वियोग श्रृंगार कहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जो चीज़ें श्रृंगार अवस्था में, श्रृंगारिक अवस्था में अच्छी लगती हैं वही आपको बेकार लगती हैं कब, वियोगावस्था में। तो सेम वही क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है किसके सामने, जुलेखा की। अब जुलेखा जो होती है जिन जिन ऋतुओं में एक प्रकार से जिसको वो अच्छी लगती थी यूसुफ के साथ, वही ऋतुएं उसको किस प्रकार से प्रताड़ित करती हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और उसको प्रकृति जो है अग्नि के समान लगती है कि प्रकृति उनको जला रही है, उनका एक प्रकार से शरीर जला रही, तमाम प्रकार की चीज़ें उसके मन में घटित होती हैं कि विरह अग्नि एक प्रकार तमाम प्रकार की चीज़ें बोलती है। उसमें विस्तार समझा दिया है कि कहा गया कि जो है नीर घटा उमड़ी घटा, मतलब कि घटा न चखा हम नीर, और नैना खेत सींचे सदा, जो है घट घट रहा शरीर। मतलब इतना पानी, मतलब नीर घटा उमड़ी घटा, नीर घटा मतलब नीर मतलब पानी घट गया, उमड़ी घटा मतलब कि एक प्रकार से जो बादल है वो एक प्रकार से मतलब बादल में आ गए, बादल आ गए पानी बरसने वाले। नीर घटा उमड़ी घटा, घटा ना हम चख नीर, और नैना खेत सींचे सदा, अब घट घट रहा शरीर। कहें नैनों से इतने आंसू निकलते हैं कि 2-2 बीघा खेत जो है, क्योंकि 2 बीघा खेत जो है वह वैसे जो है वह रह जाता। धान बोने के लिए आपको जुलेखा 4-6 जुलेखा को बुला लो, खेत में बैठा दो, क्या हो जाएगा, कंदई लग जाएगी वैसे ही। अब धान बैठाओ बड़े आसानी से, जैसे सावन भादों में कंदई लगती है वैसे ठीक इसी प्रकार से जुलेखा रोती है, तो वो पानी नहीं ख़त्म होता, लेकिन जो है बादल का पानी ख़त्म हो जाता है, सारी पृथ्वी में दरारें पड़ गई हैं। लेकिन जुलेखा की जो आँखों की जो बारिश है, जो उनके आंखों से आंसू गिर रहे हैं, उनका खात्मा नहीं आ रहा है। सारा शरीर घट गया है उनका, मतलब कि उनके शरीर में जितने हांड मांस हैं वह सब आंसू के माध्यम से उनकी आंखों से निकल रही हैं और कंधई लग चुकी है पूरा। मतलब कंधई कहने का मतलब है, मैं समझा रहा हूँ आपको हंसी के लिए, बाकी मतलब इतना ज़्यादा जो है वियोग श्रृंगार, मतलब अतिशयोक्तिपूर्ण वियोग श्रृंगार किया गया है। आप सूरदास जी को देखेंगे, क्या कहते हैं कि जो है अरे उन्होंने क्या कहा था कि उर बिच बहत पनारे, कुछ कहा था, कंचुक पट सूखत नहीं कबहूँ उर बिच बहत पनारे। मतलब उनके आँखों से इतने अश्रु निकलते कि उनका जो उपवस्त्र है वह हमेशा भीगा ही रहता है, कभी सूखता ही नहीं, और पनारा बहता है। इस प्रकार से छत पर पानी बरसता है, तो छत पर पानी बरसने के बाद में क्या होता है, जो आप लगाए होते हैं पाइप वगैरह जिससे पानी निकलता है, उसी प्रकार से अश्रु गिरते हैं। मतलब अतिशयोक्ति बहुत है। आप जो है आप देख लीजिए उनको ही, चाहे मलिक मोहम्मद जायसी को देखिए, सूरदास को देखिए, इसी प्रकार से बहुत सारे लोगों को देख लीजिए, ठीक, ऐसे सारे। तो देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें हो सकती हैं। आगे देखिए 14 नंबर प्रश्न, और जो बातें मैं बीच में आपको बता दिया हूँ या आप लिख भी सकते हैं, आसानी से लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस ये नंबर लिखना है कि बीघा 2-2 बीघा खेत सींच रहा है, ये मत लिखना। नैना खेत सींचे सदा घट कर रहा शरीर, जरूर लिखा है उसमें। खेत मतलब होता है क्षेत्र, सींच रहा है क्षेत्र। मतलब अब क्या किसी की आंखों से मतलब इतने आंसू गिर जाएंगे कि उससे पृथ्वी या फिर खेत सींच जाएगा? मुश्किल से 10 ml या 20 ml आंसू गिरे होंगे। अगर बात की जाए लगभग, अगर मतलब 100 मिलीलीटर भी उनके निकल गए या फिर 100 ml निकल गए तो भी बहुत मात्रा में हो गए आंसू। तो चलिए आगे देखते हैं हम 14 नंबर प्रश्न। पड़ीस का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? बलभद्र प्रसाद दीक्षित, पड़ीस का जो जन्म हुआ था कब और कहाँ पर हुआ था? आधुनिक अवधि कविता के शिरोरत्न, तो भैया देखेंगे कौन है यह आधुनिक अवधि कविता के शिरोरत्न है कौन? बलभद्र प्रसाद दीक्षित पड़ीस। इनका जन्म जो हुआ था सीतापुर ज़िले में हुआ था। सीतापुर ज़िला यूपी में पड़ता है, तो सीतापुर ज़िले में हुआ था। सीतापुर ज़िले में एक गांव है अंबरपुर, और उसी अंबरपुर गांव में हुआ था कब? सन 1898 में हुआ था। किसका जन्म? बलभद्र प्रसाद दीक्षित पड़ीस का जन्म। किसका? बलभद्र प्रसाद दीक्षित पड़ीस का जन्म कब हुआ था? तो मेरे भाई इनका जो जन्म हुआ था आपका कब हुआ था? तो अंबरपुर में हुआ था, 1898 ईस्वी में हुआ था। ठीक, ध्यान रखेंगे। और मृत्यु कब हुई थी? 1942 ईस्वी में हुई थी। ठीक, ध्यान रखेंगे। यह उत्तर प्रदेश के राज्य में स्थित है
और ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 15 नंबर, पणीज की मृत्यु कब और किस कारण से हुई थी? तो भैया बलभद्र प्रसाद दीक्षित जो थे, दीक्षित मतलब होता है ब्राह्मण, दीक्षित जाति का मतलब क्या होता है? ब्राह्मण। तो यह जो थे बलभद्र प्रसाद दीक्षित या ब्राह्मण थे, और उस समय मान्यता यह थी कि जो ब्राह्मण अगर हल जोतेंगे, खेत जोतेंगे, तो क्या हो जाएगा? फिर गलत हो जाएगा, मतलब कुछ गलत हो जाएगा, ब्राह्मण को खेत जोतने का अधिकार नहीं था, मतलब खेत नहीं जोते थे ब्राह्मण। रुकेंगे। हाँ, तो यहाँ पर होता क्या था कि जो ब्राह्मण हुआ करते थे वह खेत वगैरह नहीं जोता करते थे। अब इन्होंने इस परंपरा को तोड़ना के प्रारंभ किया कि ब्राह्मण क्यों खेत नहीं जोतेंगे, जब एक शूद्र वर्ग का व्यक्ति जोत रहा है तो सभी लोगों को जोतना चाहिए ना, सभी लोग समान हैं। तब क्या किया बलभद्र प्रसाद दीक्षित पणीज जी ने, इन्होंने पणीज जी जो थे प्रगतिशील, इन्होंने मतलब वो खेत जोतना प्रारंभ कर दिया। और जब खेत जोतना प्रारंभ कर दिया तो क्या हुआ भाई, अब नवधुआ में नहीं पहुँच गए ये खेत जोते। कौन? बलभद्र प्रसाद जी। जब नवा आदमी कोनो काम करे पहुँचत है तो का कोनो पता नहीं होता कैसे काम करा जाए, क्या मतलब किस तरीके से कार्य होगा और कैसे कैसे सारे मुद्दे हुए। तो हुआ क्या, अब हुआ बलभद्र प्रसाद दीक्षित उठाए, बैल को नाधा। अब बैल को ऐसे बांधा वाधा, पगा वगा उसके हाथ में, मतलब कि हाथ में बोल रहा हूँ, पगा वगा लगाया, उसको मोहरी गटेला जो भी कुछ होता है सब लगाया गया, हल उठाया, कंधे पर रखा, गए खेत में पहुँचे। अब खेत में जब वो उसको हल रखा जाता है तो बहुत हल्के हाथों से पकड़ा जाता है। कभी जब बैल वगैरह का हल पकड़े तो बहुत हल्के हाथों से, सब लोग तो दाब देते बहुत तेज़ अगर दाब देंगे आप उसको तो बैल नहीं चलेगा, बैल रुक जाएगा। तो ऐसे में होता क्या है, अब इसको बैल जोतने के लिए आपको थोड़ा हाथों से पकड़े रहें, जहाँ थोड़ा ज़्यादा आ जाए उसको थोड़ा उठा लें, फिर लगा दें ऐसे, फिर उठा लें, मतलब कि और वह देखें, ध्यान देंगे वह जो हल होगा उसको थोड़ा दबाव में रखें ताकि मतलब वो इधर उधर ना, मतलब कि दाएँ बाएँ ना घूमे। तो अब ऐसे मतलब कि सीधे सीधे चले, जैसे कि यहाँ पर खेत जोत रहे हैं, ये हल है तो हल ऐसे सीधे चले, ऐसे ऐसे नहीं चले। जब उसको आप सीधे ले जाएंगे तभी वो खेत सही तरीके से जोतेगा बैल वाला। अब हुआ क्या, बलभद्र प्रसाद दीक्षित जो पणीज जी थे, या भैया पकड़े और पहले पकड़ के दाबा कस के, अब दाबा नीचे को दाबा तो क्या हुआ, इधर उधर थोड़ा गड़बड़ाया, बैल इधर उधर चले, मतलब तो थोड़ा देर बैल चले, उसके बाद में फिर नीचे से हल निकला और इनके पैर में क्या हुआ, लग गया। अब पैर में लग हुआ तो इनको बीमारी हो गई, बीमारी होने के बाद में क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। बहुत सारे जो है लखनऊ ले गया इनको, लेकिन ये बचे नहीं, तो इस प्रकार से इनकी मृत्यु हुई। तो भैया नवा काम जब कोई करने मतलब जाता है तो उसमें क्या होता है, बड़ी ही सावधानी बरतनी पड़ती है, नहीं तो जान जोखिम में भी पड़ सकती है। तो कभी कोई नया कार्य करने जाएँ आप तो पहले सबसे अच्छी बात यह है कि आप सुधर जाएं, मतलब कि उसको 2-3 बार करके घर से जाएं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो वहाँ पर करने की। ठीक, तो देखें यहाँ पर तो कैसे मरे या भैया जो है पणीज जी जो प्रगतिशील विचारधारा के कवि थे, या कौन थे? प्रगतिशील विचारधारा के कवि थे, मतलब जो प्रगतिवादी, जो आप हिंदी में देखेंगे प्रगतिवादी जो कवि हुआ करते थे उसके समकालीन थे, मतलब उनकी विचारधारा के व्यक्ति थे। कौन? पणीज जी जो थे। उन्होंने ब्राह्मणों के द्वारा हल ना, मतलब कि जो हिंदी में देखेंगे बहुत सारे विरोध वगैरह, जो शोषितों के प्रति आक्रोश, या फिर जो मतलब कि एक प्रकार से जो शूद्र वर्ग के लोग थे या फिर अन्य वर्ग के लोग हुआ करते थे, उनको जो दबाया जा रहा था उनके खिलाफ थे, या मतलब एक प्रकार से मार्क्सिस्ट विचारधारा के थे। वर्ग संघर्ष वगैरह जो हुआ था तो वहाँ पर अपने जात संघर्ष था, वहाँ पर वर्ग संघर्ष चलता था विदेशों में, पाश्चात्य लोगों में। तो यहाँ पर ऐसे विचारधारा के लोग थे यहाँ पर। ठीक, तो जोतने की परंपरा को तोड़ करके स्वयं हल जोता अनाभ्यास के कारण। अनाभ्यास मतलब होता है कि अभ्यास लगातार नहीं करने से क्या हुआ, अब पहले पहुंच गए भैया तो उसके कारण से क्या हुआ, हल का फल जो है उनके पैर में लग गया। अब गंवई उपचार में से उन्हें टिटनेस हो गया। सभी ने कहा कि यदि ये करो वो करो, वो लगा दो, हल्दी तेल वगैरह लगाया होगा, तमाम प्रकार की चीज़ें हुई होंगी, तो गंवई उपचार हुआ, उससे क्या हुआ, उनको टिटनेस हो गया और वे दवा के लिए लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में भर्ती हो गए। लेकिन 14 जुलाई सन 1942 ईस्वी में ही उनका क्या होगा, देहावसान हो गया इसी कारण से। ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, देखिए 16 नंबर प्रश्न देखिए भाई। तो पणीज जी काव्य भाषा, मतलब कि पणीज जी की जो काव्य भाषा थी वह कैसी थी, स्पष्ट कीजिए। तो पणीज जी की काव्य भाषा उतनी उत्कृष्ट कोटि की थी जितनी किसी महान कवि की हो सकती है। तो भैया इनकी भाषा कैसी थी, बहुत ही उच्च कोटि की थी, ठीक ठाक भाषा थी, जितनी कोई महान कवि है उसकी कोई भाषा ठीक ठाक है, तो उसकी सेम इसी प्रकार से भाषा भी इनकी थी, किसकी, पणीज जी की। शब्दों में वैसा ही माधुर्य जो है, शब्दों में इनके वैसा ही माधुर्य, वैसा ही परख देखने को मिलती है। उन्होंने अपने अथक परिश्रम से अवधि को खड़ी बोली के समकक्ष पहुंचाया। मतलब खड़ी बोली के प्रकार, जिस प्रकार से खड़ी बोली का विकास नए स्तर पर हो रहा था, उसी समय बलभद्र प्रसाद दीक्षित और पणीज जी ने एक प्रकार से अवधि में तमाम सारी शब्दावलियों का प्रयोग, इस प्रकार की रचनाएं लिखी, जिससे क्या हुआ,
इस प्रकार की रचनाएं लिखी जिसके कारण से क्या हुआ, अवधि जो है कहीं ना कहीं पे जो है खड़ी बोली के समकक्ष आने लगी, उसका टक्कर देने लगी। ध्यान रखेंगे इनका जन्म कब हुआ था, आपका जन्म हुआ था आपका मेरे भाई 1898 में, और 1857 से आप देखेंगे 1850 से 1845 1857 तीनों से आपका भारतेंदु युग लग जाता है हिंदी में। अब चूंकि वहाँ पर जब हिंदी में भारतेंदु युग लग जाता है, वहाँ पर फिर अवधि बोली का मतलब कि एक प्रकार से अवधि और ब्रजभाषा में जो काव्य रचनाएं हुआ करती थी वह धीरे धीरे समाप्त होने लगी, लेकिन वहाँ पर तब भी काव्य भाषा जो हुआ करती थी वह अवधि में लिखी जा रही थी, मतलब काव्य भाषा जो थी वह ब्रजभाषा में लिखी जा रही थी। और जो लिखित भाषा थी मतलब जो लिखने वाली गद्य था, उसी समय गद्य का विकास हुआ भारतेंदु युग में, तो वहाँ पर गद्य जो हिंदी में लिखा जा रहा था खड़ी बोली में। धीरे धीरे क्या हुआ, आगे चल करके खड़ी बोली का विकास होना प्रारंभ हो गया था द्विवेदी युग में। अब द्विवेदी युग के समकालीन ही यही बातें आ गई। 1898 में इनका जन्म होता है, उसके बाद में भैया 1900 से द्विवेदी युग प्रारंभ हो जाता है 1901 से। अब 1901 से 1942 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इस बीच द्विवेदी और छायावाद, ध्यान रखिए द्विवेदी युग में तो इनको बढ़ते हुए समय लगेगा क्योंकि 1920 तक द्विवेदी युग चलेगा, 1920 से 1937 तक आपको चलेगा छायावाद। इस समय समझिए छायावाद में जब खड़ी बोली का विकास अपने चरम सीमा पर था, सारी की सारी रचनाएं खड़ी बोली में लिखी जा रही थी। उस समय बलभद्र प्रसाद दीक्षित पढ़ी जो थे, उस समय अवधि में इतने अच्छे तरीके से रचनाएं लिख रहे थे कि हिंदी के कवियों का ध्यान इनकी ओर भी आकर्षित हुआ था, और लोगों ने या फिर आलोचकों ने इन पर भी ध्यान दिया और कहा कि इनकी भाषा जैसा एक महान कवि की होती वैसी ही भाषा है, वैसे ही भाषा में चमत्कारिकता है, वैसे में भाषा का तमाम प्रकार का अच्छा प्रयोग किया गया है इनके, और एक प्रकार से माधुर्य भी है, हर मामले में ठीक ठाक है। ठीक, और देखेंगे मतलब अवधि साहित्य में इनका योगदान क्या है, अविस्मरणीय है, मतलब कभी भुलाया नहीं जा सकता। इनका अलंकार सौंदर्य क्या है, अद्वितीय, मतलब इनके जैसा कोई नहीं कर सकता, इनके जैसा मतलब कि उसको अद्वितीय कहते हैं कि मतलब कि केवल इन्हीं कर सकते थे उसको, मतलब जो इन्होंने किया, मतलब जायज़ हर व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय है, आप भी अपने आप में अद्वितीय है। जो आप कर सकते हैं वो दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, लेकिन जो मैं कर सकता हूँ अभी दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, जो रमई कर सकते हैं वो अभी दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, या एक प्रकार से जो मगरू करते हो अभी दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। मतलब हर व्यक्ति अपने आप में क्या है, हर व्यक्ति अपने आप में क्या है, यूनिक है। हर व्यक्ति अपने आप में क्या है मेरे भाई, यूनिक है, मतलब कि अद्वितीय है। क्या है, अद्वितीय है, मतलब उसके समान कोई नहीं हो सकता। जो बातें आप जानते हो वो बातें मैं नहीं जानता, जो मैं जानता हूँ आप नहीं जानते हो। तो ऐसे में मेरे भाई तो ये क्या है, अपने आप में इनका अलंकार सौंदर्य क्या है, अद्वितीय है। कभी एक प्रकार से जब भी आप किसी कवि के बारे में लिखे तो उसकी बुराई बिल्कुल भी ज़्यादा ना करें, चाहे उसमें बुराई हो ही, जब आलोचना करने को लिखे आपसे पूर्ण रूप से आलोचना पूछे तब आप उसमें आलोचना कर सकते हैं, लेकिन अगर आलोचना वगैरह नहीं पूछी गई तो उसकी बुराई पर ध्यान नहीं देंगे आप, उनकी अच्छाइयों पर ही ध्यान देंगे, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो कवि ने अपनी भाषा का विधिवत संस्कार कर उसे परिमार्जन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ओके, आगे देखते हैं। पढ़ी जी की सांस्कृतिक चेतना देख लेते हैं। तो पढ़ी जी छायावाद की काव्य प्रवृत्तियों से प्रेरित, प्रभावित और सजग सर्जक थे। हमने शुरुआत में बताया कि जब ये भाई बड़े हुए थे 1920 तक, इनका एक प्रकार से युवावस्था 20 साल के हुए, 22 साल के हुए। अब इसी समय तो चरम उत्कर्ष होता है लिखने का। अब इस समय जब ये लिख रहे थे तब उस समय छायावाद चल रहा था, तो उसी से यह कौन थे, प्रभावित थे। छायावादी जो प्रवृत्तियाँ होती थी उसी से प्रभावित थे, प्रेरित थे, प्रभावित थे, सजग सर्जक थे। छायावादी सांस्कृतिक चेतना ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। भारतीय संस्कृति की प्रगतिशील चेतना उनमें भरी हुई थी। इसके फलस्वरूप उन्होंने क्या किया, इसके फलस्वरूप उन्होंने अपनी रचनाओं में अपनी संस्कृति के उदात्त पक्षों को मुखरित किया। उदाहरणार्थ छीछा लेदर कविता में, मतलब छीछा लेदर एक कविता है, उस कविता में पाश्चात्य संस्कृति की न्यूनताओं पर प्रहार किया। मतलब जो पाश्चात्य संस्कृति है, नहीं पाश्चात्य संस्कृति समझते हैं, जो यूरोप वगैरह की संस्कृति होती थी उन पर व्यंग किया है, मतलब उसको गलत बताया है, मतलब गलत बताया, जो इसमें कमियां थी उसको सामने ला करके रखा और अपने यहाँ की जो संस्कृति थी वो चेतना को आगे बढ़ाया। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, 18 नंबर प्रश्न देखिए आप सभी लोग। अवधि के विकास में पड़ीस के क्या योगदान दिया, अवधि के विकास में पड़ीस ने क्या योगदान दिया। बलभद्र प्रसाद दीक्षित पड़ीस। अवधि के प्रगतिशील चेतना के कवि, प्रगतिशील चेतना का कवि है कौन, अवधि के कौन, पड़ीस जी। कवि पड़ीस जी ने अपने योगदान में अवधि साहित्य को क्या क्या समृद्ध किया। कवि ने अपनी निम्नलिखित कृतियों द्वारा अवधि के विकास में योगदान दिया है। किसी भी कवि के बारे में पूछेगा, किसी भी, आप देखेंगे हिंदी में एक तो बात होती है अच्छी, जब भी किसी के कवि के बारे में पूछे तो आप उनके बारे में जो है उनकी बड़ाई लिखें कि हाँ इन्होंने अवधि कविता में अपना अपूर्व योगदान दिया है, या अद्वितीय रहे हैं, रस छंद अलंकार की दृष्टि से उन्होंने अच्छा कार्य किया है। लेकिन जानेंगे जब उन्होंने किया होगा, आप थोड़ा बहुत उनके बारे में पढ़े होंगे तो बना के खूब लिखिएगा, उनके बारे में बड़ाई ज़्यादा लिखेंगे। ठीक, कि इनके ऐसा कोई कवि हो सकता है ना तो भूतो न भविष्यति, कुछ ऐसा बनाइए, इतना अच्छा लिखिए कि जो एग्जामिनर हो प्रभावित हो कि हाँ लगता है शायद ये पॉइंट हमसे ही मिस्टेक हो गया था, हमने नहीं पढ़ा था इसको।
ठीक, ऐसे ऐसे पॉइंट, कुछ नए पॉइंट जरूर दें उसमें, ताकि एग्जामिनर थोड़ा कंफ्यूज हो कि हाँ ये बातें जो लिख रहा है बंदा, ये बच्चा जो लिख रहा है, लगता है ये अच्छे तरीके से पढ़ करके आया है, अच्छे कॉलेज से पढ़ करके आया है। ठीक, आगे देखिए योगदान दिया चकल्लस। चकल्लस क्या है? एक जो है काव्य संग्रह है, किसका है? पणित जी का है। घसियारिन, सोनेली श्यामा, मनई, लरिका, बिटिया, महतारी, कृष्णलीला, बच्चों के बाप, ये सब क्या है? इनकी रचनाएं हैं। क्या? चकल्लस, घसियारिन, सोनेली श्यामा, मनई, लरिका, बिटिया, महतारी, कृष्णलीला, बच्चों के बाप, ये सारी की सारी रचनाएं किसकी हैं? तो पणित जी की मेरे भाई। किसकी हैं? पणित जी की हैं। क्या रचना है? चकल्लस, घसियारिन, सोनेली श्यामा। तो घसियारिन और सोनेली श्यामा, मनई, ये 3 कविता की व्याख्या आपके जो है हमारे चैनल पर उपलब्ध है, इसको देख लीजिएगा। इस कविता में घसियारिन वगैरह हमने कितना अच्छे से समझा दिया कि घसियारिन है वह घास काटती है, जब घास छीलती है तो क्या होता है? धूल उड़ती है उससे, धूल उसके बालों पर पड़ती है, और जब बालों पर उसके धूल लगती है, कुछ माथे पर बाल उसके लटक रहे होते हैं, उनमें धूल लग जाती है, और जब उधर से सूर्य भगवान की किरणें आती हैं तो धूल में जो लपेटे हुए बाल होते हैं वो सोने के समान चमकते हैं। तो इस प्रकार से हमने कितना जो है प्रकार से प्रकृति का सौंदर्यीकरण, मानवीयकरण किया गया है, उसको हमने आपको समझा ही दिया था। ठीक, तो यहाँ पर देख लीजिए सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। अगला देखते हैं 19 नंबर। तो चकल्लस जो है पणित जी की जो है रचना है, यानी काव्य संग्रह जो है इनका, इसमें जो है इसके बारे में निराला ने कुछ बातें कही थी चकल्लस के बारे में। तो वैसे आपसे पूछ रहा कि चकल्लस में पणित जी की कितनी रचनाएं संकलित हैं और इस काव्य संग्रह में के विषय में निराला ने क्या टिप्पणी की है। देखिए भैया निराला जी ने क्या कहा था इसके बारे में। चकल्लस में आवा बसंतु, आवा फिर मतलब कि आवा बसंतु आवा, फिर याद, रमैया राम के, और भले मानुस, लरिका, अभिलाष, दोसर दुनिया, सूखी डारी, डोंगिया, महतारी, स्वनहुली श्यामा, बिटौनी, परछाई आदि रचनाएं संकलित हैं। इस पर टिप्पणी करते हुए निराला जी कहते हैं, क्या कहा निराला जी ने? निराला जी भैया कहें कि देहाती भाषा होने पर भी, चूँकि अवधि का है देहाती भाषा है, आप देखते हैं हमारी भी भाषा देहाती है, मतलब अवधि ही है, तो हम अवधि जब पढ़ाते तो अवधि में कभी कभी बोलते हैं, क्योंकि भाई अवधि पढ़ रहे तो अवधि की में ना बोलें तो फिर क्या बोलें, हिंदी में बोलें। अवधि भी एक प्रकार से अच्छी भाषा है। देखिए अवधि के बहुत सारे शब्द हिंदी में संजोए हुए हैं। ठीक, देखेंगे तो देहाती भाषा होने पर भी जहाँ तक काव्य का संबंध है चकल्लस अनेक गुणों से विभूषित है। अगर बात की जाए काव्य का संबंध की, आखिरकार चकल्लस में जो काव्य तत्व होते हैं क्या वह विद्यमान है? तो बिल्कुल पूर्ण रूप से काव्य तत्व चकल्लस से, मतलब कि चकल्लस जो कविताएं संकलित है उसमें कविताओं में बहुत सारा भरा हुआ, चकल्लस में बहुत सारी कविताएं आपकी संकलित हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो जहाँ तक काव्य का संबंध है चकल्लस अनेक गुणों से विभूषित है। इनके चित्र सफल और सार्थक हैं, स्वाभाविकता पद पद पर मिलती है, हिंदी के अनेक सफल काव्यों से बढ़ करके है। यह कौन? जो चकल्लस है। मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं होता, यह हिंदी के सफल काव्यों से यह बढ़ करके एक प्रकार से काव्य संग्रह है, जो कि बलभद्र प्रसाद दीक्षित पणित जी ने लिखा है, जिनका जन्म 1898 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1942 में हुई थी। आगे देखते हैं बंशीधर शुक्ला। 20 नंबर प्रश्न, बंशीधर शुक्ला का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? बंशीधर शुक्ला का जन्म कब हुआ था? माघ शुक्ल पक्ष में हुआ था। कब हुआ था? माघ शुक्ल पक्ष बसंत पंचमी संवत 1961 को लखीमपुर खीरी के मन्यौरा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक, ध्यान रखेंगे, मतलब आज की परिप्रेक्ष्य में अगर सन की बात की जाए 1961 को, लगभग 1904 आएगा। क्या आएगा? 1904। आप घटाएंगे इसमें से 57 घटा दीजिए। जब भी आपको संवत से सन में बदलना हो तो 1961 लिखा है, इसमें से आप 57 घटा दीजिएगा तो कितना आएगा आपका? 4 आएगा। ठीक, ध्यान रखेंगे 1904। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1904 में हुआ था। कब हुआ था मेरे भैया? 1904 में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? 1980 में हुई थी। ठीक, जन्म कब कहाँ पर हुआ था इनका? लखीमपुर में हुआ था। लखीमपुर जिला है, लखीमपुर खीरी, उसमें एक मन्यौरा नामक गांव है, वहीं पर हुआ था। कब हुआ था भाई? कब हुआ था इनका जन्म? तो इनका जन्म जो हुआ था आपका माघ शुक्ल पक्ष में हुआ था। माघ शुक्ल पक्ष में हुआ था, बसंत पंचमी के दिन। ठीक, ध्यान रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने, बंशीधर शुक्ला जी की मृत्यु कब हुई थी? तो बंशीधर शुक्ला जी का निधन कब हुआ था? 26 अप्रैल 1980 को हुआ था। कब? 26 अप्रैल 1980 को हुआ था। आगे देखते हैं 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न देखिए आप सभी लोग, बंशीधर शुक्ला को किन किन उपाधियों से विभूषित किया जाता है? बंशीधर शुक्ला को बहुत सारी उपाधियां मिली, बहुत अच्छे रचनाकार रहे बंशीधर शुक्ला जी। तो बंशीधर शुक्ला को हम अवधि सम्राट के नाम से जानते हैं। राष्ट्र कवि की उपाधि भी हम अवधि साहित्य में इनको देते हैं। जन कवि भी इनको कहा जाता है। ठीक, इन सभी उपाधियों से विभूषित किया गया है किसको? अवधि के सम्राट को, यानी कि बंशीधर शुक्ला जी को। बंशीधर शुक्ला जी किन किन उपाधियों से विभूषित हैं? अवधि सम्राट, राष्ट्र कवि और जन कवि।
तो ध्यान रखेंगे राष्ट्र कवि और किसे कहा जाता है, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है। ध्यान रखेंगे हिंदी के राष्ट्र कवि कौन है, मैथिली शरण गुप्त। आगे देखें 23 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 23 नंबर प्रश्न है मेरे भाई, बंशीधर शुक्ला की ग्रामीण चेतना पर प्रकाश डालिए। बंशीधर शुक्ला की ग्रामीण चेतना पर प्रकाश डालिए। बंशीधर शुक्ला को ग्रामीण जीवन का गहरा बोध था। क्या, बंशीधर शुक्ला जी को ग्रामीण जीवन का क्या था, गहरा बोध था। गहरा बोध मतलब होता है जानकारी, बोध मतलब क्या होता है, ज्ञान। ठीक, तो इनको क्या था, बंशीधर शुक्ला को गांव के बारे में बहुत अच्छा जानकारी थी, बहुत अच्छे ज्ञान था, मतलब कि जिसे उन्होंने अपनी रचनाओं में उतारा। और जो ज्ञान उनको गांव के क्षेत्र में था उसको उन्होंने अपनी साहित्यिक कलम प्रदान करी और साहित्यिक शैली में उसको एक प्रकार से रचनाओं में अपने पिरो दिया। ठीक, ग्रामीण जीवन के खान पान, रीति रिवाज हो गए, पहनावा बढ़ावा हो गया, प्रकृति परिवेश हो गया, कैसा गांव में प्रकृति परिवेश होता है, कैसा क्या होता है, क्या मुद्दे होते हैं, क्या किन चीज़ों की अभाव है, मतलब कमी है, किन चीज़ों की, भुखमरी समस्या एक प्रकार से गांव में, बेकारी की समस्या होती है, बेरोजगारी की समस्या गांव में होती है, विवश जीवन की समस्या होती है, अंधविश्वास होता है गाँव में। इन सभी मुद्दों को बड़ी कुशलतापूर्वक से शुक्ला जी ने निरूपित किया है। कहाँ पर, अपनी रचनाओं में इन सभी को बताया है, इन सभी के बारे में मेंशन किया है। ठीक, उनकी ग्रामीण चेतना संबंधी कतिपय पंक्तियाँ देखी जा सकती। कतिपय मतलब कि जो दी गई पंक्तियां हैं, ये पंक्ति देखेंगे ग्रामीण परिवेश की। क्या लिखे हैं भैया, यहाँ पर देखिए कि हिया सूख छपरन पर फूले लौकी सियम तुरैया। समझे क्या, हिया सूख छपरन पर फूले, हिया मतलब कहाँ, गाँव में, हिया मतलब कहाँ, गाँव में बता रहे हैं कि हिया सूख छपरन पर, जो सूखा छपरा होता है, या फिर यहाँ पर क्या होता है, छपरों पर, छपरा जानते हैं, जो छपरा गाँव में, अब भाई अवध क्षेत्र छपरा ना जानो तो बेकार है ज़िंदगी जीना है आपका। फिर अगर छपरा नहीं जानते हैं, गांव में रहते हैं और अवधि काव्य पढ़ रहे हैं तो फिर बेकार है आपका जीना। ठीक, चले, अच्छा ऐसा नहीं है, अगर नहीं जानते तो छपरा जो होता है जिसमें भैंस वगैरह बांधने के लिए गांव वगैरह में छाया जाता है, घास फूस का बना हुआ मकान, दैट्स कॉल्ड छपरा। ठीक, देखिए तो हिया सूख छपरन पर फूल है, मतलब छपरा यहाँ पर जो है गांव में सूखी, मतलब कि एक प्रकार से छपरन पर क्या हो रहा है, यानी छपरा पर सूख पड़ी है कौन, फूलें लौकी सियम तुरैया। यहाँ पर फुला रही हैं, कोई सूख रही हैं, को क्या क्या, लौकी सियम और तरोई, लौकी सेम तरोई, ये सारी की सारी सब्जियां यहाँ पर छपरा पर परी परी क्या होती है, कोई फुला रही है, कोई सूख रही है, इस प्रकार से बताते हैं। आगे लिखते हैं, हिया बनन के पशु बिल गाँव है। क्या, हिया बनन के पशु बिल गाँव कोमल नरम कलैया। इस प्रकार से यहाँ तमाम प्रकार चीज़ें होती हैं, पशु बिल गाँव पशु, और एक प्रकार से कोमल नरम कलैया, तमाम प्रकार चीज़ें होती हैं, कन्याएं, मतलब तमाम प्रकार चीज़ें इन्होंने बताई, तमाम सारी चीज़ें हैं। आगे देखते हैं, अब इसको व्याख्या करने में लगेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, बड़ी लंबी इसकी व्याख्या है। आगे बीच में दिख कट गया, यहाँ पर देखेंगे इसका और आगे का भाग है, उसको जब कभी कभी हर के अपने पाठ्यक्रम में नहीं संकलित है, लेकिन फिर भी, हिया सबे सुख अपने, हिया सबे सुख अपने बल पर पवन जो है ढुरे रस बेनिया, और मतलब हिये बसी दुनिया की चूसी या गावन की दुनिया। तो गावन की दुनिया से लिया गया है। इस प्रकार से गांव की दुनिया के बारे में इन्होंने विस्तार से बताया है कि हिया सबे सुख अपने बल पर, यहाँ पर सभी सुखी है, किस पर, अपने बल पर सुखी है। पवन ढरे रस बेनिया, एक प्रकार से यहाँ पर हवा वगैरह भी अच्छे तरीके से चलती है। हिये बसी दुनिया की चूसी या गावन की दुनिया, दुनिया जिसको चूसती है, एक प्रकार से मतलब सभी लोग से सताई गई है, तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो एक प्रकार से गांव की दुनिया के बारे में बताते हैं या ठीक। इसकी व्याख्या आपको जानकारी उतनी मतलब अधिक मात्रा में नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो दिक्कत, मतलब कि दिक्कत क्या, आप जो है अपनी रचनाएं जो है उनको हो सकता है थोड़ा बहुत मिस्टेक कर दे, तो गांव की दुनिया आपके पाठ्यक्रम में संकलित नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं, बंशीधर शुक्ला ने किस राजनीतिक संस्था का गठन किया। क्या, बंशीधर शुक्ला ने किस राजनीतिक संस्था का क्या किया है, गठन किया है। देखिए अगला, तो उत्तर है इसका कि देश के स्वतंत्र होने के उपरांत भी सामान्य लोगों की दशा में सुधार होता ना देख करके उन्होंने कांग्रेस छोड़ करके किसान कांग्रेस नामक संस्था का गठन किया था। किसने, बंशीधर शुक्ला जी ने किसान कांग्रेस नामक संस्था का क्या किया था, तो किसान नामक संस्था का इन्होंने क्या किया था भाई, गठन किया था। किसने किया था, बंशीधर शुक्ला जी ने किया था। किसने किया था, बंशीधर शुक्ला जी ने किया था। ओके, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला देखते हैं 25 नंबर प्रश्न आपके सामने है, बंशीधर शुक्ल की राष्ट्रीय चेतना परक कविताओं का नामोल्लेख कीजिए। तो जो राष्ट्रीय चेतना परक कविताएं हैं इनकी, उसके बारे में लिखिए, जिसके कारण से इनको राष्ट्र कवि कहा जाता है। तो बंशीधर शुक्ला की राष्ट्रीय भावना, मतलब भावना से ओतप्रोत से, और उनकी इस कविताएं जो है जो राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हैं, उसमें इनकी कविता है राष्ट्रीय गान, और उसके बाद में और कौन सी है, नेहरू सावधान। राष्ट्रीय गान हो गया, नेहरू सावधान हो गया, कांग्रेस की कुकड़ुक्कू हो गया, कांग्रेस सरकार स्वाहा, खूनी पर्चा, दिल्ली षड्यंत्र, ये सब क्या है, राष्ट्र प्रेम की कविताएं हैं, यानी राष्ट्रीय कविताएं हैं।
मतलब कि राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न देखिए आप सभी लोग। 26 नंबर प्रश्न देखिए, त्रिलोचन शास्त्री का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था। तो त्रिलोचन शास्त्री का जन्म कब हुआ था, भादो मास था यानी भाद्र शुक्ल तृतीया को हुआ था। दिन सोमवार था, विक्रम संवत का 1974 सन था। मतलब अगर इसके अनुसार देखा जाए तो 20 अगस्त 1917 को 20 अगस्त 1917 को किसका जन्म हुआ था भाई, त्रिलोचन शास्त्री का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था, त्रिलोचन शास्त्री का जन्म कब हुआ था, 20 अगस्त 1917 को हुआ था। कहाँ पर, चिरानी पट्टी में हुआ था, कटघरा पट्टी जिसको वर्तमान में जाना जाता है। जिला पड़ेगा आपका सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक, फैजाबाद के उधर देखेंगे आप। तो आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 देखें, त्रिलोचन शास्त्री का पूरा नाम क्या था। त्रिलोचन शास्त्री का क्या नाम था पूरा, मूल नाम इनका क्या था, वासुदेव सिंह था। क्या था, वासुदेव सिंह इनका पूरा नाम था। जब ये पाठशाला जाते थे तो पाठशाला जाने पर गांव के एक संस्कृत के गुरु थे, उनका नाम था देवदत्त सिंह, मतलब देवदत्त जी उनका नाम था। और उन्हीं देवदत्त ने पहले ही दिन त्रिलोचन का नाम, मतलब इनको त्रिलोचन कहा कि आप जो है ये वासुदेव वगैरह हटा दीजिए, त्रिलोचन नाम इनका रख दिया, त्रिलोचन नाम दिया। और उन जो है यह भी निर्देश दिया कि त्रिलोचन के साथ आप सिंह मत जोड़ना। क्या, सिंह मत जोड़ना कभी। शास्त्री की उपाधि इनको दी कि त्रिलोचन शास्त्री अब आप लिखो। ठीक, तो ये इनका पूरा क्या नाम है, जो है बचपन का नाम क्या है इनके, वासुदेव सिंह है। इनके गुरु थे देवदत्त जी, उन गुरु संस्कृत के गुरु थे गाँव में, और उन्होंने इनको क्या नाम दिया था, त्रिलोचन, और कहा था कि सिंह मत लगाना अपने नाम के साथ, क्या लगाना, शास्त्री लगाना। तो शास्त्री उपाधि दी थी उन्होंने। इस तरह इनका पूरा नाम क्या बना, त्रिलोचन शास्त्री। एक प्रश्न लगातार एग्जाम से पूछा ही जाता रहता है, चाहे वह हिंदी की परीक्षा किसी भी आप दें और चाहे अवधि काव्य की परीक्षा दें। क्या प्रश्न, ये जो इनकी रचनाओं को लेकर के, त्रिलोचन शास्त्री की कृतियां और उनका प्रकाशन वर्ष लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, मतलब कि यह पूछा जाता रहता है। पहली रचना आपकी धरती है। धरती लिखी गई आपकी 1945 में। दूसरी रचना इनकी गुलाब और बुलबुल है, मतलब ये सब जो है काव्य संग्रह हैं। तो धरती 1945 में लिखी गई, गुलाब और बुलबुल 1956 में लिखा गया। दिगंत जो है आपका कब प्रकाशन में आया, मतलब प्रकाशन में आया, ये सब लिखा गया बाद में, मतलब पहले लिखा जाता है उसके अंदर प्रकाशित होता है, और जब कोई रचना प्रकाशित होती है तभी उसको एक प्रकार से हम कहते हैं कि आप प्रकाशित हुई है। ठीक, प्रकाशन में आती है। ठीक, जैसे कि पिक्चर रिलीज होती है कब, तो उस डेट को दे, अब उससे पहले पिक्चर बनाने में उनको 1-2-1.5 साल लग जाए तो वो ध्यान में नहीं होता। जब पिक्चर रिलीज होती है उसी डेट को एक प्रकार से याद रखा जाता है। तो इसी प्रकार से ये प्रकाशन चीज़ें हैं। प्रकाशन कब हुआ, धरती का प्रकाशन हुआ 1945 में, गुलाब और बुलबुल का प्रकाशन हुआ 1956 में। अगली रचना इनकी दिगंत, और दिगंत का प्रकाशन कब हुआ, 1957 में। ताप के ताए हुए दिन 1980 में प्रकाशन हुआ। शब्द जो है इनकी रचना है, इसका भी प्रकाशन 1980 में हुआ। उस जनपद का कवि हूँ 1981 में प्रकाशन हुआ। अर्घान 1983 में प्रकाशन हुआ। अन कहनी भी कुछ कहनी 1985 में इनका जो है एक प्रकार से क्या हुआ, 1985 में कुल मिलाकर के 3 रूप से, मतलब कि 3 रचनाएं इनकी प्रकाशित हुई। अन कहनी भी कुछ कहनी है, तुम्हें सौंपता हूँ, और फूल नाम है एक। 3 रचनाएं इनकी 1985 ईस्वी में प्रकाशन में आई। आगे देखते हैं, देश काल 1986 में, और एक रचना और शायद आपकी 1986 की शायद नहीं थी, हाँ 1987 में 2 थी। 1987 में आपकी 2 रचनाएं, जैसे कि आप जो है या देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देखिए सबका अपना आकाश 1987 में, और चैती 1987 में। चैती और एक प्रकार से सबका अपना जो है आकाश, ये 2 रचनाएं आपके 1987 में प्रकाशन में आई। अमोला जो कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, उसमें 1990 ईस्वी में प्रकाशन में आया अमोला। ठीक, आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग फटाफट से। अमोला कृति किस भाषा में सृजित है, मतलब लिखी गई है, इसमें कितने बरवे संग्रहित हैं। तो त्रिलोचन शास्त्री ने लिखा है कि इसको अमोला को नवीनतम अवधि काव्य कृति है यह। इसमें बरवे जो है संकलित है, बरवे छंद में लिखा गया रचना है यह। और इसका प्रकाशन 1987 में हुआ था। कब हुआ था, इसका प्रकाशन 1987 में किसके में हुआ था, अमोला का 1990 में हुआ था। कब हुआ था, अमोला का प्रकाशन पूर्ण रूप से 1990 में हुआ था, यह बात ध्यान रखेंगे। ठीक, 1990 में पूर्ण रूप से इसका प्रकाशन हुआ था, यह बात ध्यान रखेंगे। यहाँ पर 1980 थोड़ा गलत लिख गया, 1990 के आसपास हुआ था, मतलब 87 से ही कहीं कहीं पर आपको लिखा मिलेगा पुस्तक में। तो 90-87 के बीच में कुछ भी लिख दीजिएगा तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी आपकी। तो चलो, मतलब कि इनका प्रकाशन मस्त कब है, 1987 के आसपास या 1990 के आसपास की। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो किस मतलब बुक्स में अलग अलग मिलता है, कभी कभी बुक्स में देखेंगे, किसी बुक्स में देखेंगे तो आपको 80 मिलेगा, किसी मतलब कि 90 मिलेगा, किसी में 87 मिलेगा, देख लीजिएगा इसको। इसमें 2700 बरवे संकलित हैं। तो अमोला में 2700 बरवे क्या हैं, संग्रहित है, मतलब 2700 बरवे का एक समूह है क्या, अमोला कृति। आगे देखते हैं 30 नंबर प्रश्न। मुक्तिबोध क्या दिया गया, मुक्तिबोध ने किस कवि को अवध का किसान कहा है।
मुक्ति बोध ने किस कवि को अवध का किसान कहा है? तो त्रिलोचन शास्त्री को उस अदम्य जिजीविषा तथा उपेक्षित पददलित कृषकों की पक्षधरता में अपनी कविताई करने के कारण उसे मुक्तिबोध के ने अवध का किसान कहा है। तो मुक्तिबोध हिंदी के एक प्रकार से कौन है? कवि हैं। और मुक्तिबोध ने अवध का किसान किस कवि को कहा? एग्जाम से प्रश्न पूछा रहता है। तो त्रिलोचन शास्त्री को कहा है क्या? अवध का किसान कहा। क्यों कहा? क्योंकि वह एक प्रकार से अदम्य जिजीविषा तथा उपेक्षित पददलित कृषकों की पक्षधरता हमेशा करते थे, जो समाज के द्वारा सताए हुए लोग होते थे, जो समाज के द्वारा एक प्रकार सबसे नीचे वर्ग के लोग होते थे, उनके प्रति सहानुभूति रखते थे। शोषितों के प्रति सहानुभूति रहती थी, जो शोषक वर्ग होते थे उनके प्रति इनकी एक प्रकार से हुंकार की भावना होती थी। तो इस प्रकार से इनको क्या कहा है? अवध का किसान कहा है। किसने? मुक्तिबोध ने। आगे देखते हैं 31 नंबर प्रश्न देखेंगे। त्रिलोचन की कविता के प्रमुख प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? त्रिलोचन की कविता ग्रामीण परिवेश पर केंद्रित है, इसलिए इनकी जो रचनाओं इनकी कविताओं में देखेंगे आप तो चरित्र भी क्या है? खांटी गांव से लिए गए, कि एक प्रकार से गांव से ही लिए गए हैं तमाम सारे। तो जैसे कि टीहुर मुसहर, नगई महरा, फेरू कहार, भोरई केवट, पांचू और चंपा, ये सब गाँव के नाम ही होते हैं। आदि चरित्र इनकी कविताओं में मुखरित हुए हैं। ठीक, आगे देखें 32 नंबर प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे। आचार्य विश्वनाथ पाठक का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? तो फैजाबाद जनपद में हुआ था, जिले में, जो अब अयोध्या का नाम से प्रकाशित हो चुका है। फैजाबाद अब नहीं रहा, अब अयोध्या जो है हो गया उसका नाम। तो अयोध्या जनपद के पटखौली नामक गांव में हुआ था, पटखौली में। और पटखौली को अब इस समय तकिया कानूनगो के नाम से जाना जाता है। गाँव में हुआ था कब? 24 जुलाई को हुआ था 1931 में। कब? 24 जुलाई 1931 को हुआ था। किसका जन्म भाई? तो इनका जन्म हुआ था आचार्य विश्वनाथ पाठक का। ठीक, और विश्वनाथ पाठक का जन्म कहाँ पर हुआ था, किस घर में हुआ था? तो जो है एक प्रकार से विद्युधर पंडित थे, और विद्युधर पंडित राम प्रताप पाठक के पुत्र के रूप में हुआ था आचार्य विश्वनाथ पाठक का जन्म। पटखौली गांव वर्तमान में अम्बेडकरपुर जिले में अब आता है। क्या? अब अम्बेडकरपुर जिले में आता है। पहले यह फैजाबाद जिले में था, जो आज का अयोध्या है उसमें पड़ता था, लेकिन अब फैजाबाद के बगल ही क्या अयोध्या के बगल अम्बेडकरपुर जिला पड़ता है। अम्बेडकरपुर जो जिला पड़ता है वहीं पर जो है अब यह गाँव पड़ता है। कौन? पटखौली। ठीक, कौन सा गांव है आपका? पटखौली। तो पटखौली गांव कहाँ पर पड़ता है भाई? तो अम्बेडकरपुर ज़िले में अब पड़ता है। जब आप गोसाईगंज जो है कस्बे में जाएंगे, तो गोसाईगंज आपने नाम सुना होगा। जब गोसाईगंज कस्बे में जाएंगे भाई, तो उससे 9 किलोमीटर जब आप दक्षिण दिशा में जाएंगे, गोसाईगंज से 9 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाएंगे, तो आपको वहीं पर जो है बाला पैकौली मार्ग है। क्या है? बाला जो है पैकौली मार्ग है, उसी मार्ग पर जो है इनका घर बना हुआ है। किसका? आचार्य विश्वनाथ पाठक का, पटखौली गांव जो है। ठीक, आगे देखते हैं 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न है कि पाठक जी की जो है प्रथम काव्य कृति का नाम और उनकी प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। किस प्रवृत्ति के रचनाकार थे, कौन कौन सी प्रवृत्ति इनकी रचनाओं में देखने को मिलती हैं, और कौन कौन सी एक प्रकार से इनकी प्रथम कृति कौन सी है। तो पाठक जी जब कक्षा 8-9 या 8 से या 9 में पढ़ते थे, तभी उन्होंने अपनी प्रथम काव्य कृति लिख डाली थी, और संयुक्त खंड काव्य का सृजन किया था इन्होंने। यह बड़ी ही मनोहारिणी रचना है। इसमें तत्सम शब्दों की बहुलता है तथा अनुप्रासिकता का समावेश पूरी रचना में किया गया है। ठीक, अनुप्रासिकता, तो अनुप्रासिकता का इसमें क्या है किया गया है? पूर्ण रूप से समावेश किया गया है। आगे देखते हैं भाई 34 नंबर प्रश्न। पाठक जी द्वारा प्रणीत रणचंडी शीर्षक खंड काव्य की विषय वस्तु क्या है? रणचंडी शीर्षक की विषय वस्तु आपसे पूछ रहा है। तो पाठक जी द्वारा विरचित रणचंडी शीर्षक खंड काव्य दुर्गा सप्तशती की कथा वस्तु पर आधारित है। उक्त रचना में माँ दुर्गा के रौद्र रूप को कथ्य का आधार बनाया गया है। तो आप रणचंडी शीर्षक जो खंड काव्य है, इसी से आपका सूरज की स्थापना इत्यादि आप देखते होंगे, सर्वमंगला वगैरह किसकी है? आगे देखते हैं सर्वमंगला का प्रतिपाद्य विषय क्या है? सर्वमंगला का प्रतिपाद्य विषय क्या? प्रतिपाद्य क्या होता है, इसका मतलब क्या, उद्देश्य क्या है? तो मोह अनादिकाल से मनुष्य के अंतःकरण को क्लेश पहुंचाता रहा है। मोह सकल व्याधिन के मूला। ये एक प्रकार से कलयुग का एक प्रकार से हमेशा से मोह जो होता है आदमी को घाटा ही करवाता रहा है। वह क्यों उत्पन्न होता है, और यह समाज की सार्वभौम समस्या बन चुका है। इसी समस्या का निदान और समाधान सर्वमंगला का प्रतिपाद्य विषय है। इसका उद्देश्य ये कि जो समाज में मोह वाला चीज़ फंडा है, इसको ख़त्म किया सके किस तरीके से? सर्वमंगला। ओके, आप लोग कहते हैं सर्वमंगला की व्याख्या करिए। सर अब टाइम नहीं बचा, टाइम मिलता ही नहीं, क्या करें? किसी तरीके से इतना टाइम निकाल के आपको ये पढ़ा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं आचार्य विश्वनाथ पाठक के काव्य में निरूपित राष्ट्र प्रेम की भावना पर प्रकाश डालिए। भैया, इस पर प्रकाश डालिए आप सभी लोग।
तो आचार्य विश्वनाथ पाठक की रचनाओं में राष्ट्र प्रेम व्यापक रूप से विद्यमान है। अपने देश की माटी के प्रति अनन्य अनुराग की व्यंजना या इन पर इधर उधर दिखाई पड़ती है, मतलब ये तथ्य उनकी रचनाओं में दिखाई पड़ती है, अलग अलग रचनाओं में। उनका राष्ट्र प्रेम संकुचित एवं संकीर्ण नहीं है, मतलब कि पतला छोटा नहीं है, इस प्रकार से अत्यंत व्यापक है, मतलब बड़ा राष्ट्र है इनका प्रेम, मतलब अधिक स्तर पर किया इन्होंने राष्ट्र प्रेम, खूब राष्ट्र प्रेमी व्यक्ति रहे हैं। कतिपय पंक्तियाँ इनके लिए द्रष्टव्य हैं, कतिपय मतलब होता दी गई पंक्तियाँ, ठीक है, आपके सामने नीचे दी गई। देखें इन्होंने कहा कौन सी क्या क्या बातें कही इन्होंने, भाई देखो इसको देख लें थोड़ा सा, इसको देख लें थोड़ा सा कि स्वर्गलोक से बढ़कर सुंदर, जीव से अधिक प्यारी, और जहाँ बसंत बसे बगियन में खेलन माँ हरियाली। कि स्वर्गलोक से बढ़कर सुंदर, जीव से अधिक प्यारी, और जहाँ बसंत बसे बागिन माँ खेतन माँ हरियाली। ये स्वर्गलोक से बढ़कर सुंदर क्या है, ये दुनिया है, जीव से अधिक प्यारी है, और जहाँ बसंत बसे बगियन में, मतलब बसंत एक प्रकार से जब ऋतु आता है बाग वगैरह हरी भरे हो जाते हैं, उसमें बौर लग जाते हैं, खेतन में हरियाली, तमाम प्रकार की चीज़ें आ जाती हैं। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। इसका प्रतिपाद्य विषय मतलब कि एक प्रकार से अगर इससे व्याख्या करें इसकी जो है इस श्लोक की, मतलब इस श्लोक बोल रहा हूँ, इस पंक्ति की व्याख्या करें तो बड़ा लंबा व्याख्या हो जाएगा, क्योंकि इसका जो है जो पहले की जो है 2-3 लाइन है उसकी व्याख्या देखनी पड़ेगी, और नीचे की 3-4 लाइन की व्याख्या आपको बतानी पड़ेगी, तभी ये समझ में आएगा। ठीक, तो मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो है एक प्रकार से स्वर्गलोक से बढ़कर है, आप अपनी जो गांव की दुनिया है, और जीव से अधिक प्यारी रहती है सभी लोगों को। बसंत यहाँ पर बागों में बसते रहते हैं, खेतों में हमेशा हरियाली बनी रहती है, इस प्रकार से बताते हैं। 37 नंबर प्रश्न देखिए आप सभी लोग, आद्या प्रसाद मिश्रा उन्मत्त का जन्म कब और कहाँ हुआ था। आद्या प्रसाद मिश्रा उन्मत्त का जन्म जगदीश पीयूष के अनुसार, जगदीश पीयूष एक विद्वान है, इनके अनुसार इन्होंने बताया कि 25 अक्टूबर को हुआ था 1936 ईस्वी में। अवध के प्रसिद्ध किसान आंदोलन की भूमि कहाँ पर, प्रतापगढ़ में हुआ था। और प्रतापगढ़ का जो है एक प्रकार से गांव है देलहुपुर, देलहुपुर गांव में प्रतापगढ़ जिले में हुआ था, और किसान आंदोलन की भूमि कहा जाता है प्रतापगढ़ को, वहीं पर हुआ था किसका जन्म, जो है आद्या प्रसाद मिश्रा उन्मत्त जी का जन्म 25 अक्टूबर 1936 को। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न देखिए आप सभी लोग, आधुनिक अवधि कविता में उन्मत्त के योगदान पर प्रकाश डालिए। आधुनिक अवधि कविता में उन्मत्त के योगदान पर प्रकाश डालिए और महत्व प्रतिपादित कीजिए उनका। ठीक, देखिए उन्मत्त जो है भाई, उन्मत्त जो है आधुनिक अवधि कविता के नूतन ध्वजवाहक हैं। क्या है, नूतन मतलब होता है नए, ध्वज मतलब होता है झंडा, वाहक मतलब होता है चलाने वाले। तो उन्मत्त जो है आधुनिक मतलब की अवधि कविता के क्या है, नए, मतलब नए प्रकार की चीज़ें इस अवधि में इन्होंने दिया, नई धारणाएं दी। उन्मत्त मुक्तक काव्य के क्षेत्र में अभिनव प्रयोग किए इन्होंने, मतलब कि अभिनव प्रयोग मतलब एक प्रकार से नया नया प्रयोग इन्होंने किया है अवधि के क्षेत्र में। ठीक, ध्यान रखिए, काव्य के क्षेत्र में अवधि में 9 गीतों का प्रणयन इन्होंने किया, और इसे इस बोली के नवीन स्वरूप को उद्घाटित किया है अवधि में गजल वगैरह का सूत्रपात भी किसने किया है, तो उन्मत्त जी ने ही किया, आद्या प्रसाद मिश्रा उन्मत्त जी ने। इस प्रकार इन्हें अवधि का क्या कहा जाता है, दुष्यंत कुमार कहा जाता है। तो आपसे एग्जाम से कभी पूछे अवधि का दुष्यंत कुमार किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, तो आप बताएंगे अवधि का दुष्यंत कुमार किसे कहा जाता है, तो भाई जो है आद्या प्रसाद मिश्रा उन्मत्त जी को कहा जाता है। ठीक, ध्यान रखेंगे, किसको, आद्या प्रसाद मिश्र उन्मत्त जी को कहा जाता है। आगे देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न देखें, 39 नंबर प्रश्न देखिए आप सभी लोग, उन्मत्त के समकालीनता बोध पर प्रकाश डालिए। मतलब समकालीनता ज्ञान पर उनका क्या मतलब किस प्रकार से बताइए। तो अपने समय की विसंगतियों एवं विद्रूपताओं से 2-4 बार मतलब कि 2-4 होना, उन्हें झेलना और उनका अनुभव करके कवि या लेखक के द्वारा अपने रचना क्रम में जो है स्थान देना समकालीनता बोध है होता है। पहले तो यहाँ पर समझे समकालीनता बोध क्या होता है। समकालीनता बोध होता है कि अपने समय की जो विसंगति है एवं जो विद्रूपता है उनमें से 2-4 होना, उन्हें झेलना और उनका अनुभव करके कवि या लेखक के द्वारा जब अपने रचना क्रम में स्थान दिया जाता है, उसी को समकालीनता बोध के नाम से जानते हैं। उन्मत्त ने अपनी रचनाओं में समकालीन घटनाओं और जो समकालीन जो परिस्थितियाँ होती थी, सिचुएशन होती थी, उनको स्थान देते थे अपने रचनाओं में। फौजी की पाती कविता देखेंगे तो समकालीन घटनाएं जो होती थी, इस फौजी कविता में पाती जो है, पाती की व्याख्या शायद हमने अपलोड करी कि नहीं अपलोड करी है, देख लीजिएगा, अगर नहीं अपलोड शायद करी होगी, पाती कविता की व्याख्या अपलोड है, देख लीजिएगा। तो फौजी की पाती कविता जो है आद्या प्रसाद मिश्रा उन्मत्त की है। इसमें एक फौजी होता है, उसको जो है उसकी पत्नी पत्र लिखती है, उसके माध्यम से सारी बातें बताती है। तो एक प्रकार से उसमें जो वर्तमान की सिचुएशन वगैरह होती है, समकालीन चीज़ें होती हैं, उसके बारे में मेंशन भी किया गया है। शीर्षक कविता इसका जो है अनुपम उदाहरण है किसका, समकालीनता बोध का। ठीक, आगे देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न देखिए आप सभी लोग, उन्मत्त के काव्य की रस योजना पर प्रकाश डालिए। उन्मत्त की काव्य की मतलब उन्मत्त के काव्य की रस योजना पर प्रकाश डालिए। रस परिपाक की दृष्टि से
उन्मत्त की कविताओं में हास्य रस भी शामिल है, अद्भुत रस होगा, शांत रस भी शामिल है, भक्ति, वात्सल्य, करुण रस इत्यादि की प्रमुख रूप से ये रस शामिल है, इसीलिए इसकी प्रमुखता है। और अन्य रस भी एक प्रकार से कहीं कहीं पर आपको छिटपुट दिखेंगी गौड़ रूप में, ठीक, ध्यान रखेंगे। उदाहरणार्थ उनकी कविता पाती के निम्नलिखित अंश को देखा जा सकता है, जिसमें एक फौजी की पत्नी देश की किसी सीमा को असुरक्षित देख करके उत्तेजित हो उठती है और कहती क्या है भाई कि हम अही भले मेहरारू, कि हम भले ही मेहरारू बाटन, मूल हमरो दहिया गए फर्राए, मतलब हम क्यों ना जो है एक प्रकार से मेहरारू हैं, औरत हैं, लेकिन हमारी एक प्रकार से शरीर के सारे रोएं जो है फर्रा गए हैं, हमारी देह मतलब किस प्रकार से हमारे अंदर ऊर्जा एक प्रकार से क्रियान्वित हो चुकी है, हमारे अंदर जोश आ चुका है कि अब हमारे पास अगर अस्त्र हो तो हम भी चल दे युद्ध करने के लिए। हम अहीं भले मेहरारू, मूल हमरो देहिया गए फर्राए, हम दांत पीस के बोले तो मतलब कि छोटकौआ बेटौना का डराए। मतलब एक प्रकार से एक फौजी की पत्नी है और जब फौजी को चित्र लिखती है तो वह एक प्रकार से पत्र में लिखते हुए बताती है कि एक प्रकार से कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर दुश्मन आ जाए तो मैं जो है एक प्रकार से बंदूक लेकर के और चल दूँ। ऐसा करने पर एक प्रकार से उसके अंदर उत्तेजना उत्पन्न होती है इतनी ज़्यादा कि उस उत्तेजना से छोटका लड़का जो था उसका वो डर जाता है कि क्या, कि हम दांत पीस के बोली कस के खुपते से मतलब एक प्रकार से इस तरह मतलब कि एक शेरनी की तरह कि छोटका जो लड़का था उसका वह डर गया, ठीक है, बताने के। तो उन उक्त पंक्तियाँ वीर रस का अद्भुत नमूना है। या एक प्रकार से हम अहीं भले मेहरारू, मूल हमरो देहिया गए फर्राए, हम दांत पीस के बोले तो छोटका बेटौना गवा डराए, यह वीर रस, इसमें वीर रस पूर्ण रूप से झलक रहा है। यह विशिष्ट इस नाते भी हो जाती है कि वीरत्व का प्रदर्शन कोमल हृदया स्त्री के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर वीरता की भावना हम बता सकते हैं, ठीक। आगे देखते हैं 41 नंबर प्रश्न देखिए आप सभी लोग। उन्मत्त की भाषा पर प्रकाश डालिए। उन्मत्त की भाषा पूर्वी अवधि है। क्या है? पूर्वी अवधि है, जिसमें देश शब्द, तत्सम शब्द और खड़ी बोली के शब्दों का भी यथास्थान मतलब कि उचित स्थान पर जहाँ प्रयोग करना था वहाँ पर उन्मत्त जी ने किया है। उनका काव्य शब्द जो है क्या है? काव्य शब्द जो है भाई वह मैत्री, पद मैत्री एवं तुकांत में बेजोड़ है। और कवि ने ऐसे ऐसे शब्द जो है साम्य, ध्वनि साम्य और प्रस्तुत किए हैं जो कम ही देखने को मिलते हैं। मतलब कि जो है शब्द में समन्वयता, ध्वनि में समन्वयता इन्होंने स्थापित करी है। आगे देखते हैं जो है 42 नंबर प्रश्न। आपके पाठ्यक्रम में सरमंगला जो है महाकाव्य का कौन सा सर्ग संकलित है, उसका नामोल्लेख कीजिए, मतलब नाम लिखिए। हमारे पाठ्यक्रम में सरमंगला का महाकाव्य का जो है 13वां और 14वां सर्ग संकलित है, जिसका नाम है स्वतंत्रता का मंच और सूरज की स्थापना, मतलब सूरज का स्वरूप, सूरज बोल रहा हूँ, सुराज। तो स्वतंत्रता का मंच और सूरज की मतलब सूरज का स्वरूप, तो सूरज का स्वरूप और सूरज मतलब स्वतंत्रता का मंच। यहाँ जो है जो सूरज स्वतंत्रता का मंच है वह सरमंगला का 13वां सर्ग है और 14वां सर्ग आपका सूरज का स्वरूप है, ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न देखिए। आद्या प्रसाद मिश्रा उन्मत्त की कौन कौन सी कविताएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं? तो भाई आपके हमारे पाठ्यक्रम में आद्या प्रसाद मिश्रा उन्मत्त की निम्नलिखित रचनाएं संकलित, जैसे डगर महकी, पाती, आज दिवारी आ, गर्मी आई तनी झूम के बरस। क्या? डगर महकी, पाती, आज दिवारी या गर्मी आई तनी झूम के बरस आद्या प्रसाद मिश्रा उन्मत्त जी की है। डगर महकी, पाती, आज दिवारी या गर्मी आई तनी झूम के बरस किसकी है? आद्या प्रसाद मिश्रा उन्मत्त जी की। जितनी भी कविताएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं उसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, हमारे चैनल पर वीडियो अपलोडेड है। और ध्यान रखिए कौन सी रचना किसने लिखी है इसको भी ध्यान में आप लोग रखने का प्रयास करेंगे। कौन सी रचना किसने लिखी है इसको भी आप लोग ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे। ओके, ध्यान रखेंगे कौन सी रचना किसकी है इसको जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपसे कभी कभी एग्जाम से पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पर पूछा गया है, आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि आद्या मतलब क्या आपके पाठ्यक्रम में कौन सी रचनाएं आद्या प्रसाद मिश्रा की उन्मत्त की संकलित है। या आपसे और भी पूछ सकता है कि बंशीधर शुक्ला की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, ठीक। इसी प्रकार से बलभद्र प्रसाद दीक्षित पंडित की कौन सी रचना संकलित है, ऐसे आपसे पूछ सकता है, ठीक। तो ध्यान रखेंगे। इस वीडियो को नहीं देखा तो इसको जाकर के देख लीजिएगा। कल रात 9 बजे इसकी लाइव क्लास हुई थी, इसमें देख लीजिएगा। इसमें हमने जो है सोशियोलॉजी के BA सेकंड ईयर के एक प्रकार से पूरे के पूरे पेपर को सॉल्व करवा दिया। तो इस वीडियो को अगर नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा सभी लोग। ओके, ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।